एक्सपीरियंस है इनका टीचिंग। लॉन्ग केसेस, शॉर्ट केसेस, ऑब्वियसली काफी सारे मैडम का एक्सेसिव एक्सपीरियंस है इन पीडियाट्रिक्स भी, क्लिनिकल्स भी, टीचिंग भी। तो आज तक जो है सेशन डॉक्टर सबा कंडक्ट करेंगे। इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ कोर्स में डॉक्टर सबा लॉन्ग केसेस एंड शॉर्ट केसेस डिफरेंट क्लासेस लेंगी। ठीक है। और डॉक्टर सबा अपने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें और फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। वही बात है कि आप सबने पार्टिसिपेट करना है, बताते रहना है, और ऑब्वियसली जो आपकी क्वेरीज हैं वो भी आपने शेयर करनी है। और जो भी आपके डिफरेंशियल्स हैं या जो चीज़ आपके माइंड में आती है आपने पार्टिसिपेट ज़रूरी करना है, टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर एंड टू मेक दिस सेशन मोर इंटरेस्टिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। डॉक्टर सबा, ओवर टू यू। Thank you, Dr. Hira. Assalamu alaikum, बच्चों. I'm Dr. Saba. I'm working as AP in Pediatric Medicine Department. So today, how many people we have right now? These are, I think, दो तो हम हो गए, बाकी 10. Okay. मेरी वॉइस क्लियर है? आ रही है आप लोगों को सबको? जी डॉक्टर जी सबा, मैम। आपकी क्लियर है। ओके, ठीक है जी. टुडे वी विल डिस्कस सम स्कीम्स एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ शॉर्ट केसेस. तो आप में से कितने लोग जो हैं वो इस टेरिबल सिचुएशन से गुजर चुके हैं, शॉर्ट केस वाली, इन एफसीपीएस एग्जामिनेशन? किसी ने किया है गो थ्रू? फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट किसी को हो, या सारे अभी न्यू हैं? न्यू है मैम। सारे न्यू हैं. ओके. नादिया, अस्मा, हसन, नाइमा, आप सब न्यू हैं. ओके, ठीक है. चलें जी. हम ये देखते हैं कि शॉर्ट केसेस जो हैं हमारे एफसीपीएस पार्ट 2 में जो होते हैं, उससे पहले क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं जो होनी चाहिए. ठीक है, हम शॉर्ट केसेस तो स्कीम स्टार्ट करेंगे इनकी, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए हमें. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आप ये याद रखें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो कुछ आप वार्ड में करते हैं ना, ऑलमोस्ट वही कुछ वहाँ पर होता है. इसलिए वहाँ पे शेकी नहीं होना होता. और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. आपको प्रॉब्लम क्या होता है वहाँ पे कि सिर्फ 5 मिनट्स होते हैं. और आपको मैं थोड़ा सा वहाँ का बता दूं कि होता क्या है. आप जब एंटर होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपके पास जो है 4 शॉर्ट केसेस होते हैं. ठीक है. और ऑन ईच शॉर्ट केस देयर आर 2 एग्जामिनर्स. एक जो है वो आपकी स्कीम को फॉलो कर रहा होता है, उस पर मार्क्स दे रहा होता है, और दूसरा आपसे वाइवा ले रहा होता है. 5 मिनट्स आपके पास परफॉर्मेंस के होते हैं, एंड द नेक्स्ट 5 मिनट्स आर फॉर एग्जामिनर. वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, वाइवा करते हैं, और उसको आगे लेके चलते हैं. ठीक है. कुछ चीज़ें जो हैं जो आपने करनी होती हैं, एक तो ये कि शॉर्ट केसेस से जो मतलब एग्जाम से एक दिन पहले आपकी गुड स्लीप ज़रूर होनी चाहिए. बच्चों, अच्छी सी नींद लें आप लोग. वो सारा का सारा स्ट्रेस उतार के एक तरफ फेंक दें. जस्ट ट्रस्ट अल्लाह. बस छोड़ दें, हर चीज़ छोड़ दें. बार बार फेलियर जो है ना, वो बच्चों का इसीलिए हो रहा होता है कि जब हम भी एग्जामिनर बन के जाते हैं ना, तो बच्चे शेकी हुए हुए होते हैं, अच्छे खासे बच्चे. सिर्फ ये हुआ हुआ होता है कि आप लोगों ने वार्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, लेकिन चूंकि मैं एज ए एग्जामिनर अगर वहाँ पे बैठी हूँ, और मैं तो सिर्फ 5 मिनट्स में असेस करूंगी ना, मुझे तो नहीं पता कि आप पीछे अपने वार्ड में क्या कुछ करते रहे. आपने 4 ईयर रेजिडेंसी बहुत बेस्ट गुजारी, बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया सारा, लेकिन वो जो जस्ट 5 मिनट्स थे उसमें आप शेकी हो गए. तो मैंने वो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड ही देखा हुआ, मेरे पास आपकी कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं है, कुछ नहीं है. तो आप मेरे सामने अपीयर हुए इन 5 मिनट्स, और आपने जो है वो फाइंडिंग्स को पिक नहीं किया या उनको कुक नहीं किया, एंड यू जस्ट गॉट फेल. तो ये आज प्लीज अपने माइक म्यूट कर लें, किसका ऑन है. तो उससे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए. एक नाइट पहले अच्छी सी स्लीप लें आप. सुबह अच्छा सा उठें, थोड़ा बहुत ज़रूर खा लें. अच्छा, दूसरा ये होता है कि जी वहाँ आपकी आपको अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब फिजिकली वेल ड्रेस्ड हो आप, बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई नई चीज़ उस दिन नहीं पहननी. मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, न्यू शूज़ लेके रखे होते हैं और उस दिन पहनते हैं तो वो शूज़ उन्हें तंग कर रहा होता है. उसी स्ट्रेस में ही वो कभी उतार रहे हैं, कभी चढ़ा रहे हैं शूज़ को. हर वो चीज़ जो आपने पहले पहनी हुई हो, बस वो साफ सुथरी सही होनी चाहिए. आपका ओवरऑल, आपकी ड्रेसिंग, आपके शूज़, हर चीज़ बेशक पहले से आपने एक दफ़ा ट्राई की भी हो, पहनी भी हो. ठीक है. दूसरा जो है, आपके पास जो बैग होना चाहिए प्रॉपर, वो वही बैग होना चाहिए जो आपने वार्ड में यूज़ किया हुआ है. अभी से आप लोग एक बैग बना लें, और उसके अंदर आपके सारा इक्विपमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं वो सारे होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए सेंटाइल चार्ट्स किस पॉकेट में रखे हुए हैं, आपकी टॉर्च किस जगह पे है, मायरिंग टेप किधर है. सारा का सारा वही सामान होना चाहिए. नई चीज़ नहीं लेनी है आपने. ये नहीं कि एग्जाम वाले दिन आपने नई टॉर्च खरीदी, अब उस दिन आपको पता ही नहीं चल रहा टॉर्च ऑन कहाँ से होगी, अब ये ब्लिंकर पे लग गई है, अब ये टोटली ऑफ हो गई है. ये नहीं होना चाहिए. ठीक है.
आप जब एंटर हो एग्जामिनर के सामने तो आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त लुक होना चाहिए। आपने ओवरऑल तो पहना हुआ है, स्टेप जो है वो आपके गले में होनी चाहिए, आपकी पॉकेट्स में जो है वो इस तरह से जैसे हाथ डाल के खड़े होते हैं बच्चे, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। स्टैंडिंग जो आपकी है वो किस तरह से, हाथ पीछे बांध के खड़े होना है आपने, या फिर एक हाथ में अगर आपके बैग है तो दूसरा हाथ साइड पे होना चाहिए आपका, ठीक है। गर्ल्स जो है वो कोशिश किया करें कि कोई हैवी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स इस तरह की चीजें बिल्कुल ना पहन के आए। वॉच मैंडेटरी है, वहाँ वॉच भूल जाते हैं आप लोग। मोबाइल अलाउ नहीं होता, जैसे ही आप एंटर होते हैं मोबाइल आपसे ले लिए जाते हैं, तो वॉच तो बहुत मैंडेटरी है। बैग का मैंने आपको बता दिया कि सारी चीज़ें होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में, मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि कैंडिडेट्स आते हैं ना, तो हम केसेस लेके जा रहे होते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल से, जैसे आपका लाहौर आता है या कराची आता है या कहीं भी आता है, तो हम केसेस आ रहे होते हैं, तो एग्जामिनर तो ज़ाहिर उनको देख रहा होता है। अब वो जो बच्चे होते हैं ना, वो एक नाइट पहले उन्होंने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए हुए होते हैं, कभी एक हॉस्पिटल में जाके कभी दूसरे हॉस्पिटल में जाके, अब वो उनकी सारी कंसंट्रेशन क्या होती है, वो उन बच्चों को गौर से देख रहे होते हैं। तो कुछ कह रहे हैं। अच्छा, होस्ट जो है वो नहीं माइक डॉक्टर, डॉक्टर साहबा आप बताती रहे, वो मेरे ख्याल से बीच में आके किसी ओके। लोगों ने म्यूट नहीं किया हुआ। ओके, अच्छा ठीक है जी। तो एक तो ये है कि उनके ऊपर बिल्कुल आपने कंसंट्रेट करके, और एग्जामिनेशन से, अपने एग्जाम से जस्ट फ्यू मिनट्स पहले आपस में जल्दी जल्दी रिवाइज करना, जल्दी जल्दी करना। वो वाला बच्चा जो हमने कल देखा था थैलासीमिया का, ये है, ये बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल उधर से नजरें हटा लें, बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। ये चीजें आपको कंफ्यूज कर देंगी। इसी तरह जो है आपने जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होते हैं, कोई ना कुछ ज़रूर आप कोई चीज़ खा के जाएंगे। खजूर ले लें, कोई चीज़ ले लें, यानी हाइपोग्लाइसीमिया से अपने आप को अवॉइड करना है, और अपने आप को सुकून पुरसुकून रखना है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप वहाँ पे एंटर हो जाते हैं, आप अपना जाके, वो आपको टाइम देते हैं कि बेटा अभी बेल नहीं बजी, अभी बजर नहीं हुआ, आप अपनी चीज़ें सेट कर लें। तो वहाँ पे एक ट्रॉली होती है, साइड टेबल होती है, उस पर अपना सामान सेट कर लेना है आपने, यानी आपका बैग वगैरह जो है वो सारा सेट कर लेते हैं आप। और उसके बाद फिर वो जब बेल रिंग होती है तो फिर आपने उसको एग्जामिनेशन शुरू करना होता है। आपने एग्जामिनर से आर्ग्यू नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, आपने एग्जाम, उसने जो भी कमांड दी आपको, आपने उसको फॉलो किया। अब वाइवा की बारी आई, अब वाइवा हो रहा है। अब वो, अगर आपने कहा दिस प्लेन इज 5 सेंटीमीटर पैल्पेबल, और उन्होंने आगे से कहा कि इज इट, आई थिंक इट इज 2.5 सेंटीमीटर, आपने आगे से कहा नो सर इट इज 5। ये नहीं कहना, आर्ग्यू नहीं करना। कोई भी चीज आपको अगर लग रही है, आप रिस्पेक्टफुली कहें कि सर मुझे ऐसा लगता है, या मैम मुझे ऐसा लगता है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है। तो इस तरह से आर्ग्यू जब आप कर लेते हैं ना, बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो फिर एग्जामिनर जो है वो एनॉयड हो जाता है। ये बात आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आपने अपना बैग जो है वो जरूर जरूर तैयार करना है, और आप लोगों की जो एग्जामिनेशन स्कीम्स है ना, वो आप अभी से तैयार कर लो, शॉर्ट केसेस की, और उसको मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें। हम इस चीज़ के नंबर लगाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। मैं अक्सर सारे कैंडिडेट्स को बता रही होती हूँ, देखें एक लाइन है, एक वो जो एग्जामिनेशन जब आप हो रहा था ना, आप एक जो रिजल्ट वाली लाइन है, जिस वक्त रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने से पहले आप कैंडिडेट हैं, और रिजल्ट आने के फौरन बाद यू आर अ कंसल्टेंट। सारा का सारा फोकस ये होता है कि आपने फाइंडिंग कितनी अच्छी पिक की, नंबर वन। नंबर टू, उनको कितना अच्छा कुक किया, आपस में कितना कोरिलेट किया। और नंबर थ्री, डिस्क्रिप्शन कितनी अच्छी दी आपने, आप बोल कितना अच्छे सकते हैं, आप वोकल कितना है। तो जितना कॉन्फिडेंटली आप बोलते हैं ना, उतने ही एग्जामिनर के ऊपर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बेशक आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलत बोल दिया, दैट्स ओके। समटाइम ये होता है कि आपने केस परसों देखा होता है हॉस्पिटल में, आज वो हमारे पास आया, स्प्लीन रिग्रेस करके 1 सेंटीमीटर हो गई, आपने चूंकि उस दिन देखा था, उस दिन 4.5 सेंटीमीटर थी, आपने यहाँ भी वही बोल दिया 4.5 सेंटीमीटर। सारी फाइंडिंग्स गलत हो जाती हैं, मैसिव स्प्लीनोमेगैली से मिनिमल स्प्लीनोमेगैली पर आ जाती है, और आप जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं सारी की सारी। तो इन चीज़ों को ज़रूर आपने नोटिस करना है कि करंटली जो पेशेंट आपके सामने है ना, आप उस पर फोकस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल सिंपल सिंपल, स्टे सिंपल। कोई आपने कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बोलनी, कोई आपने रेयर डायग्नोसिस नहीं बोलने, कोई आपने ऐसी इन्वेस्टिगेशंस नहीं बोलनी जिनके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें बोलते हो ना, फिर आपका वाइवा वहीं फंस जाता है, फिर एग्जामिनर आगे चलता ही नहीं है। वो कहता है कि ठीक है जी, आए अब इसी पे और बात करते हैं। जी बताएं जी, पाकिस्तान में ये चीज हो रही है, आपने कितने केसेस इतने देखे हैं। तो आपने सिंपल सिंपल रहना है। अगर कोई केस, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक पेशेंट आपके पास आता है, और आप ओपीडी में भी आप बैठे होते हैं अक्सर, और आप देख रहे होते हैं द पेशेंट इज हैविंग हाई ग्रेड फीवर,
और आप एग्जामिन करते हैं तो ही और शी इज हैविंग स्प्लीनोमेगाली, आपके क्या डिफरेंशियल होते हैं? आप सिंपली बोलते हैं इट्स मे बी अ केस ऑफ मलेरिया और एंटेरिक फीवर, ऐसे ही बोलते हैं। वहां आप क्या करते हैं, एग्जामिन में जाके आप कोई ना कोई गड़बड़ मारनी शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई लिशमेनियासिस कोई इस तरह की बात बोल देते हैं, अब वो आप फंस जाते हैं। तो ये नहीं करना, हर वक्त हर स्टेज पे, चाहे वो शॉर्ट केस है चाहे वो लॉन्ग केस है, आपने बिल्कुल सिंपल लेना है। ठीक है जी, समझ आ गई? ओके, अब जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। और एक और बात आप खामोशी लोगों को, कितनी है। हाँ सारे ही चुप हैं, किसी को मुझे समझ आ रही है मेरी बातें, या मुझे लगता है नहीं कि डॉक्टर साहब बोरिंग? आप स्टार्ट करें। नहीं नहीं मैडम बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा। ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने जो बताई हैं एग्जैक्टली यही वहां पर हो रहा होता है, जो गलतियां मैंने बताई हैं एग्जैक्टली यही गलतियां हो रही होती हैं। एज इन एग्जामिनर भी और एज इन कैंडिडेट भी में ऐसे ही है, तो है कि आपकी इसी तरह गलती होती है। तो हम हम्म। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन भी आहिस्ता आहिस्ता, जो है ना ये बोलना भी शुरू करेंगे सारे। ओके ओके ओके, चलें जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी हम ये देख लेते हैं कि आज हमारा टॉपिक है मेनली जॉन्डिस के साथ है। थोड़ा सा हम पैलर को भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा जॉन्डिस को भी करेंगे, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल जो है, मैं सबसे पहले तो मेरा ख्याल है मैं ये पूछ लेती हूँ आप में से किसी एक से कि मुझे ये बता दें कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो आप कैसे करते हैं, क्या आप लोगों की स्कीम है? मैं यहाँ से नाम ले लेती हूँ किसी का रैंडमली, और कोई मुझे वैसे बता दें। यहाँ मैंने आपको बोला आप यहाँ पे 100 मिस्टेक्स करें, एक्सेप्टेड, लेकिन आप पार्ट 2 में एक भी मिस्टेक करेंगे नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि वहां एक लाइन ड्रॉ होगी, आप या कैंडिडेट के कैंडिडेट रह गए या आप कंसल्टेंट बन गए। तो मुझे जो है निम्रा डॉक्टर निम्रा है ना यहाँ पे? बेटा आप बताएं, मुझे रैंडमली मैंने वैसे पिक किया नाम, आप मुझे बताएं कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप जब स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो? ऐसे बस गो थ्रू कर दो मुझे थोड़ा सा। निम्रा, डॉक्टर निम्रा। कोई भी और सलामकुम बता दे। मैम। चलो हाँ निम्रा बता सलामकुम। दे। हाँ वालेकुम सलाम बेटा, कैन यू जी हियर मी? यस मैम। जी जी जी। मैम। मैम जी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आफ्टर introduction and consent, we start from the hands, from the nails, a nail examination, then palms. After that we go to the lymph nodes, axillary lymph nodes, cervical lymph nodes, and then eyes, oral cavity, hair examination, ear examination, nose, throat examination. Then we come down to the इन जीपी ऑब्वियस कोई भी हमें जनरल फिजिकल ऑब्वियस हमें चेस्ट पर कुछ मिल रहा है या फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पर ऑब्वियसली कुछ मिल रहा है, तो हम उसमें जस्ट पाल्पेट करते हैं विजरा के लिए, एनी विजरोमेगाली, एंड देन गो to the lower limbs for any edema, for any other findings, for nail findings, for clubbing, etc. And after the back examination and complete, we do the anthropometry, height, weight of the child. चाइल्ड, ओके, वेरी गुड, शाबाश बेटा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपने बता दी हैं, काफी सारी चीजें बता दी हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं, जी नहीं जी, मैम। नहीं नजर आ रही? नहीं मैम। नजर आ रही है मम्मी। नजर आ रही है, देखें जरा सारे। ओके, हर एक की स्कीम वैसे डिफरेंट होती है, अपनी अपनी स्कीम्स आपको बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने फिर वही बोलनी होती है, उसी को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है? डॉक्टर नजर आ रही है डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन। ओके, तो अब ये देखिए कि इसको अगर आप थोड़ा सा जूम कर लें तो मेरा आ रही ख्याल है है। मैम, स्क्रीन आ रही है नजर। ओके गुड बेटा। जी मैम। तो आप लोग जो है, अब आप देखिएगा कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम शुरू करते हैं तो उसमें हम जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि किस तरह से हमने करना होता है। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि ऑब्वियसली आपने अपना इंट्रोड्यूस कराना है। अच्छा, हमेशा याद रखिए कि पेशेंट पे पर अपना कॉन्फिडेंस जो है वो आपने अच्छा सा ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है? उसको पहले ये बता देना है, आई विल नॉट हार्म यू, मैं आपको हर्ट नहीं करूंगी, आपको कोई पेन नहीं होगा, लीडिंग क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है? एग्जामिनेशन पार्ट 2 का है ये अंडर ग्रेजुएट का नहीं है। आपने उनको क्या कहना है, आपने ये नहीं कहना क्या मैं आपका एग्जाम मुआयना कर सकती हूँ, आप ये नहीं, आपने क्या कहना है, बेटा मैं आपका मुआयना कर रही हूँ, इस दौरान आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और ये कह के आपने शुरू कर देना है। अगर आपने ये कह दिया क्या मैं आपका मुआयना कर सकती हूँ, या उसकी मदर बैठी है, आपने उससे पूछा क्या मैं आपके बच्चे को का मुआयना कर सकती हूँ, उसने कह दिया नो, अब एग्जामिनर आपकी शक्ल देखता रहेगा कि अब एथिकली तो नो हो गया ना, आप नहीं कर सकते। तो लीडिंग क्वेश्चन जीरो नहीं करना आपने, बस आपने कहना मैं आपके बच्चे का मुआयना कर रही हूँ, इस दौरान इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, दैट्स ऑल। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है?
आपने पहले जो है सबसे पहले वही करना है, जैसे मैंने तो ये अपनी स्कीम बनाई हुई है। हेड से आपने स्टार्ट किया, पामर एर्थीमा देखना है, स्वेटिंग है, साइनोसिस, क्लबिंग है। इसी दौरान आपने, जब आप हैंड पे हाथ रखते हैं तो आपने पल्स 15 सेकंड के लिए करनी है। उसी दौरान पल्स पे हाथ रखे रखे रेस्पिरेटरी रेट ले लेना है, और आपने उससे पहले थर्मोमीटर जो है वो उसके एक्सिला में रख देना है। ठीक है, ये आपके वाइटल्स उसी वक्त कंप्लीट हो जाएंगे, वरना वाइटल्स आप लोग मिस कर जाते हैं, एंड में टाइम नहीं होता। रिस्ट पे आएंगे तो रिस्ट वाइडनिंग दे देंगे, देखते हैं फॉर रिकेट्स। आर्म्स पे जो है होल होल बॉडी पे टीके है, ब्रूजेस देख सकते हैं, बीसीजी स्कार जरूर देखना है। अब ये देखिए हम ऐसे ऊपर चलते जा रहे हैं, एंड से यहाँ गए, ऊपर गए, फिर एक्सरे लिम्फ नोड्स की तरफ चले गए हम। आप लाइंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में दोनों कर सकते हैं। पेशेंट को बार बार उठाना बिठाना नहीं है, उठा दिया फिर बिठा दिया, लिटा दिया बिठा दिया, ये नहीं करना। अगर एक ही गो थ्रू में आप लाइंग डाउन पोजिशन में करना चाहते हैं तो इसी में भी कंटिन्यू करें। हेड सर्कमफ्रेंस, उसके बाद ऊपर जाएंगे, हेड सर्कमफ्रेंस लेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टनेना ले लेंगे, और उसके बाद जो है उसका हेयर टेक्सचर वगैरह देख लेंगे। अब आपने टॉर्च एक ही दफा निकालनी है अपने पॉकेट से, किस चीज के लिए? आईज, नोज, ईयर और माउथ। ठीक है, ये चारों चीजें आपने टॉर्च से देखनी है, और एक ही दफा टॉर्च आपने निकालनी है। आई में जो आप देखेंगे उसमें आपने जो जॉन्डिस और कहाँ देखते हैं बेटा, जॉन्डिस और अनीमिया कहाँ कहाँ देखते हैं? एनीवन? एनीमिया स्क्लेरा, कंजक्टिवा, शाबाश, स्क्लेरा एंड कंजक्टिवा, ठीक है, स्क्लेरा फॉर जॉन्डिस। शाबाश, गुड। स्क्लेरा पर जॉन्डिस और एनीमिया पर। लोअर कंजक्टिवा पे एनीमिया देखते हैं, ठीक है, वो देख के फिर आप बाइट और स्पॉट्स देख सकते हैं, कैटरैक्ट देख सकते हैं, नोज में एनी डिस्चार्ज, पॉलिप देखेंगे, इसी तरह ईयर में एनी डिस्चार्ज देख सकते हैं, और ओरोडेंटल हाइजीन, गम हाइपरप्लेजिया आपने देख लेनी है। ये सारी चीजें देखने के बाद आपने टॉर्च रख देनी है। तो होता क्या, एग्जामिन में जब हम एग्जामिनेशन में हम देख रहे होते हैं कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं, बार बार निकाल रहे हैं टॉर्च, फिर डाल रहे हैं, फिर याद आ गया, माउथ रह गया, फिर ओपन करवाया, फिर बंद, वापस रखी टॉर्च, तो ये आपको शो करता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, असल में होती तो वो सारी ड्रामाबाजी है। 5 मिनट्स के अंदर असेस करना किसी को, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ड्रामा ही होता है जो आपने करना होता है, तो उसके लिए रिहर्सल बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे किसी टैबलो के लिए आप बार बार रिहर्सल कर रहे होते हैं ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो एक ड्रामा होता है, उसके लिए आपको एक रिहर्सल करनी होती है। हेड के बाद फेस है, फेस के बाद आप नेक पर आ जाते हैं, नेक में थायराइड है, कोई स्वेलिंग है, उसके बाद नीचे चेस्ट पर आ जाते हैं, एब्डोमेन है, कोई ऑब्वियस एबनॉर्मेलिटी है। अभी आपको कमांड दी गई है, ओनली डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, तो पहले तो फोकस आपने करना है जो कमांड दी गई है। जनरल फिजिकल में आप कोई पॉइंट मिस नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप जी उसी टाइम पे आपने स्टेथ लगा लिया और आपने हार्ट सुनना शुरू कर दिया है, आपने उसी टाइम पे जी सारा लिवर स्प्लीन पैल्पेट करना शुरू कर दिया। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। आपने एक जनरल व्यू ले लेना है चेस्ट का, एब्डोमेन का, उसके बाद आपने जेनिटेलिया, कोई हर्निया वगैरह, लेग्स पे आपने रिकेट्स के लिए फाइंडिंग देखनी है, फीट पे एडिमा देख लेना है। और इसी तरह जब आप सारा फ्रंट से हो जाता है, देन मेक हिम सेट। अब बैक पे क्या क्या चीजें देखनी है आपने? एनी ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, कोई सेक्रेल एडिमा देखना है। ड्रेसिंग को मिस नहीं करना। ड्रेसिंग का मतलब है कि कोई जो है इसको बोन मैरो एस्पिरेशन हुई है, या सी एफ एग्जामिनेशन हुआ है, या कोई मेनिंगोमाइलोसील वगैरह थी, उसको आपने देख लेना है। ठीक है, इसी तरह बैठे बैठे आपने बैक से क्या चेक कर लेने? सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, वो बैक से चेक करने हैं आपने। ठीक है, लास्ट में जो चीज होती है दैट इज ब्लड प्रेशर, और उसके बाद हाइट या लेंथ लें जो भी है, एंड वेट ऑफ द चाइल्ड, जिसमें ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ही लास्ट में रखें आप, क्योंकि अभी आप ब्लड प्रेशर ले ही रहे होते हैं तो टाइम अप हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई आप ठीक लोगों है। यस मैम। को? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे जल्दी से बता दे एक बंदा कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें हम देखते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं? मैम फर्स्ट पेशेंट से पूछेंगे कहीं पेन तो नहीं हो रहा, हम्म फिर इंस्पेक्शन करेंगे। हम्म इंस्पेक्शन पे देखेंगे कि एब्डोमिनल शेप कैसी है, कोई स्कार मार्क्स तो नहीं है, अम्बिलिकस पोजीशन कैसी है। गुड। फिर मैम उसके बाद हाथ अपने थोड़े से रब करने हैं अगर सर्दी का मौसम हो। फिर उसके बाद पाल्पेशन करनी है, एक हम्म दफ़ा सॉफ्ट पाल्पेशन करनी है, कोई स्वेलिंग या वो तो नहीं है। उसके बाद फिर एस शेप में पाल्पेशन करनी है, थोड़ी सी डीप करनी है। उसके ओके। बाद हमें उसे आइडिया हो जाएगा कि लिवर है या स्प्लीन है, तो फिर उसके बाद अलग अलग लिवर के लिए अलग से पाल्पेट करेंगे। फिर राइट इलियक फोसा से स्टार्ट करेंगे, हम्म और ऊपर सीधा जाएंगे। और ओके। स्प्लीन के लिए डायगोनल पोजीशन में जाएंगे, राइट लेग फोसा से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ जाएंगे। और अगर स्प्लीन आप फिर पेल्पेबल हो, आप क्या करेंगे? स्प्लीन अगर पैल्पेबल हो या ना हो, अगर नहीं हो रही इस तरह पेल्पेबल, कोई और तरीका है फिर? फिर थोड़ा सा मैम उसको अपनी तरफ टर्न करके देखेंगे लेफ्ट हैंड शाबाश, और के साथ परका। सपोर्ट करती है, राइट गुड से गुड।
अच्छा चले, मुझे अब ये हम्म। बताएं कि लिवर को आपने जब पैल्पेट किया तो इज देयर अ नीड टू डू द अपर बॉर्डर ऑफ लिवर, टू परकस द अपर बॉर्डर लिवर और नॉट? Yes. यस मैम, क्या पता वो अपर यस, चेस्ट की वजह से नीचे वो चेस्ट के यस, पास। ठीक है। हम्म, इट इज हम्म, डिस्प्लेस्ड और इट इज एनलार्ज, दोनों चीजें हो सकती है ना, तो ये मिस नहीं करना। एंड थ्रू आउट द एग्जामिनेशन आपने देखना कहाँ है, आपकी आइज कहाँ होनी पेशेंट चाहिए? के फेस के पेशेंट के Face फेस is की यस, तरफ। perfect. ठीक है, पेशेंट के फेस की तरफ। ये एग्जामिनर नोट कर रहा होता है, पेशेंट शक्लें बना रहा होता है कि उसको कहीं पेन है और वो आप नोटिस नहीं करते। ओके विजरा, आपने सारे चेक कर लिए हैं, देन परकशन। देन हम्म देन परकस करेंगे। और अगर लिवर के लिए परकस कर लेंगे, उसके बाद उसके लिए देखेंगे, साइटिस के लिए देखेंगे, हम्म लिवर के लिए शिफ्टिंग करेंगे, डलनेस। हाँ जी बेटा, स्प्लीन के लिए करेंगे, ब्लैडर के लिए करेंगे, ब्लैडर के लिए भी आप एपिगेस्ट्रम से नीचे की तरफ आते हैं परकस करते हुए, ठीक है। एंड देन फॉर एसाइटिस करेंगे, और फिर ऑस्कल्टेशन कर लेते हैं, किसी ब्रूई वगैरह के लिए आप देख लेते हैं, बबल साउंड सुन लेते हैं आप, ठीक। तो फिर ये कवर आप, करेंगे। ओके ठीक है। ये कौन मुझे बता रहा है, सॉरी मुझे नाम नहीं पता चला, नाम लिखा आ रहा है इधर? नादिया। नादिया आप बता रही हैं, ठीक है जी। आप नादिया नहीं बताएंगी, नादिया ने तो बहुत सारी अच्छी तैयारी की हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंशाल्लाह ताला। ओके ठीक है, अब आप जी एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो चुके हैं, एंड योर फर्स्ट शॉर्ट केस इज कि आप वहाँ खड़े हैं, एंड एग्जामिनर आपको कहता है कि दिस चाइल्ड हैज प्रेजेंटेड विद पैलर, डू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड रेलिवेंट। ओके, तो अब जो है मैं एक एक पूछूंगी, ये सारे एक एक डिफरेंशियल से बोलें सारे, कोई बात नहीं। अस्मा, अस्मा इज हियर? Yes. अस्मा, गुड बेटा। ओके अस्मा, समझ लें आपके 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड है और वो आपके पास आ गया जी, एंड आप उसको जब करती हैं, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, उस पे आपको मिल जाता है द पेशेंट इज हैविंग हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, और बच्चे पेल भी है। जनरल फिजिकल आप जो है, आप इसके रेलिवेंट में क्या करेंगे, हमेशा याद रखें रेलिवेंट में जनरल फिजिकल लाजमी करना होता है, ठीक है। आपने अगर किसी भी सिस्टम का आपको कहा गया ना, CVS, CNS, प्रिकॉर्डियम, एवरी जो भी कहा गया, एंड डू द रेलिवेंट, ये FCPS में है, रेलिवेंट करना पड़ता है आपको। रेलिवेंट का मतलब है कि जनरल फिजिकल तो साथ होगा होगा ही, मस्ट, ठीक है। तो आपके पास एक पेशेंट है जो कि वहां पर है, ही इज 1 ईयर ओल्ड, और उसको है जी लिवर स्प्लीन पैल्पेबल विद पैलर, व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? ये बहुत सिंपल केस है, इसलिए मैंने सबसे पहले यही रखा। मैम सबसे पहले तो हम इन्फेक्शंस के बारे में सोचेंगे। अगर कौन सा हम इन्फेक्शन का नाम लें? हम्म, नमोनिया? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ओके, अच्छा चलो, आप थैलेसीमिया, OPD में बैठी होती हो मेरी जान, आप OPडी में बैठी होती हो, इस तरह का बेबी आता है 1 ईयर ओल्ड विद पैलर और hemolytic हेपेटोस, anemias। हेमोलिटिक अनीमिया, गुड ठीक है। तो सबसे पहले जब आप OPD में बैठी होती हो, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस तो नहीं सोचती ना जी आप जी। सबसे पहले तो ये सोचती हो ना कि कोई हेमोलिटिक अनीमिया। ओके, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन हेमोलिटिक अनीमिया इन पाकिस्तान, कौन सा है? थैलेसीमिया यस, बीटा आप सबसे थैलेसीमिया। पहले से दिस इज थैलासीमिया, नंबर 1 डिफरेंशियल हो गया। ओके, सेकंड डिफरेंशियल मुझे बता दें, अनम तनवीर, जी बेटा आप बताएं। सेकेंड डिफरेंशियल में हम क्रॉनिक मलेरिया भी रख सकते हैं, बेशक बच्चा 1 साल का है, लेकिन दिस इज एन इन्फेक्टिव इटियोलॉजी विच इज वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। सो ओके, इफ स्पेशली जो बच्चे हमारे पास इंटीरियर ऑफ द रूरल एरिया से आ रहे होते हैं, जिनकी डायग्नोसिस नहीं बनी हुई होती, उनमें हम क्रॉनिक मलेरिया रख सकते हैं। ओके ठीक हो गया, क्रॉनिक मलेरिया। नेक्स्ट, डॉक्टर लिखा आ रहा है जस्ट, चले डॉक्टर बुशरा आई थिंक है, बुश लिखा हुआ है, बुशरा होंगी बेटा। 3 डिफरेंशियल आपने लाजमी वहां बताने होते हैं, ठीक है। डॉक्टर बुशरा, इन्होंने एक बताया जी क्रॉनिक मलेरिया, और एक बता दिया है थैलासीमिया। ऑल दो कि मैं जो हूँ अनम को कहूंगी कि ये एक्यूट मलेरिया भी हो सकता है। अनम, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट मलेरिया एंड क्रॉनिक मलेरिया, नॉट ऑन हिस्ट्री, ऑन एग्जामिनेशन? Yeah, basically the chronic malaria will have pallor that will be very much obvious, and with that the child will have like a very enlarged liver, जो कि acute में हमें नहीं मिल रहा होता है सच। acute में भी मिलता है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मिलती है, लेकिन जो स्प्लीनोमेगाली है वो chronic अगर होगा तो मैसिव स्प्लीनोमेगाली मिलेगी, जो कि हाँ acute में हाँ हमें नहीं मिलेगी। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, जो तो मैसिव स्प्लीनोमेगाली है ना, वो क्रॉनिक मलेरिया का फीचर है, ठीक है। जी कौन थी, डॉक्टर बुशरा जी, थर्ड वन आप बताएं बेटा।
बुशरा बी वोकल, कुछ ना कुछ बोलें बेटा, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। ऑल मिस्टेक्स अलाउड। बुशरा नहीं है। ओके, नूर मोहम्मद। मैं एक्सक्यूज मी मैम। जी, डॉक्टर बुशरा है? कौन है? मैम डॉक्टर निम्रा। निम्रा, हाँ जी निम्रा, आप बताएं थर्ड डिफरेंशियल बेटा क्या होगा? जी मैम, थर्ड डिफरेंशियल इट मे बी एनी स्टोरेज डिसीज रख सकते शाबाश। हैं हम। कौन सी? हेपेटोस्प्लेनोमेगाली विद पेलार। कौन सी मसलन एग्जाम्पल? मैम लाइक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ओके, और? यस मैम। नीमन पिक। नीमन मैडम पिक। वैसे नीमन पिक इसमें डिजीज। हम यस इसमें हम नीमन हेमोलिटिक पिग। एनीमियाज हम्म, रख सकते हैं, दूसरे हेमोलिटिक एनीमिया जैसे बिल्कुल G6PD बिल्कुल। या अब आप, ये कौन बोल रहा है? सॉरी। जी मैं अनम। अनम। जी बेटा, इसमें जो है हम दूसरे हिमोलिटिक एनीमियाज रख सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है। एफसीपीएस पार्ट 2 के लेवल की बात कर रही हूँ मैं, नॉट आईएमएम। कि इसमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाले रखने, बाकी हिमोलिटिक एनीमियाज रखने हैं यूजुअली? जॉन्डिस। बाकी हिमोलिटिक एनीमियाज के नाम बता दें कौन से होते हैं, ये तो बताएं जो कॉमन सिकल है। सेल कॉमन, एनीमिया, सिकल सेल, G6PD, शाबाश, हेरिडिटरी G6PD, स्क्लेरोसाइटोसिस, ठीक है, ये तीन। एलिप्टोसाइटोसिस। हाँ, ये है मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो बाकी आते हैं ना, यूजुअली दे प्रेजेंट ओनली विद स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। सिकल सेल, हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, G6PD यूजुअली प्रेजेंट ओनली स्प्लीनोमेगैली, यूजुअली हेपेटोमेगैली इनमें नहीं होती, ठीक हो गया। और सिकल सेल का भी ये आपने याद रखना है कि अगर आपका पेशेंट वहां पर आता है एंड द एज इज 4 to 5 years, तो उसकी स्प्लीन को क्या होगा, होगी कि नहीं होगी? नो। नहीं, ऑटोस्प्लीनेक्टमी। यस, ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो चुकी होगी उसकी, ठीक है। क्यों हो जाती है ऑटोस्प्लीनेक्टमी? Because of the microhemorrhages and microvascular blockages. यस, माइक्रो इन्फार्क्ट की वजह से हो जाती है। सिकल्ड होते हैं ना सारे के सारे आरबीसीज, वो जा जाके वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो इन्फार्क्ट्स बनते हैं और ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो जाती है, ठीक है। तो आपने 3 डिफरेंशियल मुझे बता दिए, वेरी गुड। वन इज द मलेरिया, अदर इज द थैलेसीमिया, और नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज डिसऑर्डर, वो आपने बता दिए। बाकी हिमोलिटिक एनीमियाज भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि 3 जो है मेजर आपने सबसे ऊपर रखने हैं, और उसके बाद अगर आपका एग्जामिनर कहता है एनीथिंग एल्स, तो फिर आप आगे जाएंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अब आप जो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आपने जो है ये चीजें देख ली, विजिटल पैल्पेशन की आपको मिल गया, लिवर भी मिल गया आपको, आपने परकशन भी कर ली। रेलिवेंट जीपी में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप चाहेंगे कि मिस ना करें? और ये याद रखिएगा कि जो आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोले हैं ना, आपने उसी का एग्जामिनेशन करना है, आपने उसी की इन्वेस्टिगेशन बतानी है और उसी की ट्रीटमेंट। ये नहीं कि आपने मुझे बता तो दिया जी मलेरिया, थैलासीमिया एंड स्टोरेज डिसऑर्डर, और मैं आपसे कहती हूँ हाउ विल यू ट्रीट, मेरा लास्ट क्वेश्चन हो, या मैं कहती हूँ हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, तो अब आप मुझे से आगे कह रहे हैं कि जी मैं तो कैरियोटाइपिंग कराऊंगी, मैं तो G6PD लेवल कराऊंगी। तो मैं आपसे कहूंगी आपने तो डिफरेंशियल में बोला ही नहीं, फिर आप कैसे कराएंगी? ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। तो जी अब मुझे बताइए कि आप जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखना चाहेंगी? कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप देखना चाहें? थैलासीमिया का क्या देखेंगे, कैसी लुक होती है? हिमोलिटिक पेशीज। हेमोलिटिक फेशिस, तो आपका जो ओपनिंग सेंटेंस होगा वो इसी तरह से होगा कि दिस पेशेंट हैज ऑब्वियस हेमोलिटिक फेशिस, आपको बताना पड़ेगा ये बात, ठीक है। और मैडम क्रॉनिक मलेरिया के लिए हम जॉन्डिस और हम्म जो है जॉन्डिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैलार वो तो है हम्म ही। ओके, और? नेल्स शेप देखेंगे। ठीक है, फीवर देखेंगे वाइटल्स में। ठीक है, शाबाश। मलेरिया के लिए फीवर इंपॉर्टेंट है, वाइटल्स में आएगा। और? ब्रूजेस पेटिकियाई के लिए देखेंगे। यस, ब्रूसिस पेटिकिया क्यों देखेंगे बेटा, किस में जरूरी है? हम स्टोरेज। हीमोलिटिक एनीमिया के। हेमोलिटिक एनीमिया लाइक थैलेसीमिया व्हेनेवर देयर इज हाइपरस्प्लेनिज्म, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, ब्रिटिकिया ब्रूसेस बॉडी पे बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, थैलेसीमिक केस है तो फिर आपने ये याद रखना है कि शॉर्ट केस बड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। आपने जो है इसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन तो कर लिया, अब जो आप इसका बाकी रेलिवेंट करेंगे ना, उसमें आप वही जैसे हैंड से आपने स्टार्ट किया, आप चले गए हेड पे, गए हेड के मैम बाद आप, सीवीएस एग्जामिनेशन भी इसमें यस, करेंगे। आपने थायराइड भी देखना है, आपने थायराइड है। कार्डियो,
यस मैम। और हाँ मेल न्यूट्रिशन जितने उसके साइन, क्योंकि वो अक्सर मेल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी होती है उनमें, तो उसके लिए उनको देखेंगे। साथ में उनके जो एंडोक्राइन इश्यूज हैं उनके लिए हाँ देखेंगे, जी थायराइड है, डायबिटीज के लिए, और इसके बिल्कुल। अलावा आपको सीवियर एसएमआर स्किन बताना प्रॉब्लम्स। पड़ेगा, ठीक है। यस मैम। जी मैम। आपको एसएमआर बताना पड़ेगा अगर आपने SMR। थैलेसीमिया बोल दिया, और ये जी बड़ा मैम। मेजर केस आता है, हम यस मैम। ऑलमोस्ट हर दफा रखा होता है ये हाँ बिल्कुल। थैलेसीमिया का केस, यस। ठीक है। तो इसको जी आपने मैम। याद रखना है ये पॉइंट्स कि आपने जनरल फिजिकल में ये चीजें मिस नहीं करनी। ओके ओके, मैम। कांट बी अ केस ऑफ एंटेरिक फीवर, यस मैम। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल मैम, इन्फेक्शन में बिल्कुल हो 1 ईयर पे सकता तो है। इन्फेक्शन मैम हो ज्यादा, सकता है। 1 बेटा ईयर 1 पे ईयर मैम पे, हो सकता है 1 ईयर। हो अच्छा सकता है। वैक्सीन कब लगती है? वो तो 2 साल के बाद लगती है। हम्म, मैम 9 9 मंथ में मंथ, यस इसको ऐड बेटा 9 किया 9 मंथ्स है। पे मंथ्स, टीसी। 9 9 मंथ्स पे मंथ में लगती है। ऐड किए। फिर यस इसका क्या मतलब है, एंटेरिक हो सकता है या नहीं? हो सकता है मैम ना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है ना, यस मैम। क्योंकि आपको अगर 9 मंथ्स पे वैक्सीन लग रही है तो इन्होंने ये नोटिस किया ना कि 9 मंथ का बच्चा भी प्रेजेंट कर रहा है एंटेरिक फीवर के साथ, जब भी तो वैक्सीन लगानी शुरू कर दी इन्होंने। ठीक हो गया। बाकी जो है वो लास्ट में जरूर वही बातें, वाइटर्स, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर और सेंटाइल चार्ट्स, आपका जो लास्ट सेंटेंस होना चाहिए। अब आप कहेंगे व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? सर माय डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज मलेरिया, या जैसे भी आप कह लो, पहले थैलासीमिया कर दो, नंबर 1 इज थैलासीमिया, वो कहेंगे व्हाट एल्स, आप कहेंगे मलेरिया, एंटेरिक फीवर एंड स्टोरेज डिसऑर्डर। ये भी लास्ट, कौन सा स्टोरेज डिसऑर्डर आप बता देंगे जी, द मोस्ट लाइक इज आप जीएसडी कहना चाह रहे हैं या नीमन पिक कहना चाह रहे हैं। सो ओके, नाउ हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट योर केस? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। अब ये देखो टाइम इतना होता नहीं, भाग रहा होता है टाइम ऐसे जल्दी जल्दी। अब आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, यानी आपने स्कीम बनाई हुई है कि मैंने आपको आज ये बताया कि एक पेशेंट है पैलर हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, आपने 4 डिफरेंशियल ऊपर लिखने हैं, उसके नीचे उसकी डीडीज लिखनी है, उस एक एक डिफरेंशियल लिख के उसके नीचे एक एक इन्वेस्टिगेशन और एक एक ट्रीटमेंट ऑप्शन, बस इतना ही टाइम होता है। सो हाउ विल इन्वेस्टिगेट, जल्दी जल्दी बताएं। कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, मलेरिया पैरासाइट देखेंगे, गुड, और पेरिफेरल स्मेयर करेंगे। गुड, नेक्स्ट। HB पेरिफेरल स्मेयर के electrophoresis बाद देखना है। यस, यस, एंड Culture for बोन मैरो enteric बायोप्सी। fever. That's कौन सा, yes. कौन सा कल्चर? Blood culture for if you are ओके, suspecting ओके, enteric fever. सो ओके, सो यू विल से सर, Ultrasound और मैं abdomen. अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, ओके ठीक है। और हम ओके, यू विल बोन से मैरो सर आई विल गो फॉर, जल्दी जल्दी जब आप बोलेंगे सर, ओके, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट? सर आई विल गो फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट अलोंग विद पेरिफेरल ब्लड फिल्म, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम फेरेटिन, एमपी स्लाइड। बाकी अगर आपने एंटेरिक कहा है देन ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी, बोन मैरो एग्जामिनेशन फॉर नीमन पिक। ठीक है, ये कह के आप चुप हो जाएंगे। अगर कहेंगे, अगर वो कहते हैं जी यस एनी एल्स 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 अदर वन, तो फिर आपने थैलेसीमिया की मजीद बतानी है कि आपने इसको एंडोक्राइनोलॉजी के लिए भी देखनी है सारी इन्वेस्टिगेशन, थायराइड प्रोफाइल हो जाती है इसकी, या इनकी जो है शॉर्ट स्टेचुअलिटी देखनी है, एसएमआर के लिए देख रहे हैं आपके, वो बाकी आप उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, कैन बी अ केस ऑफ लीकीमिया? यस। यस मैम, बिल्कुल ल्यूकीमिया हो Malignant. सकता है हो सकता है ना, जी मैम। बेशक लिम्फेडिनोपैथी पैलार्ड नहीं, विद हेपेटोस्प्लिनोमेगैली है इसमें। हाँ बिल्कुल, आप इसमें लीकीमिया भी रख सकते हैं। तो अब देखो, अब आपका डिफरेंशियल जो है थोड़ा सा वाइड हो गया, मलेरिया, एंटेरिक, थैलासीमिया, लीकीमिया, स्टोरेज डिसऑर्डर। तो इसको आप जो है प्रेफरेंस वाइज लिख देंगे। ठीक है, उसको देख के, पेशेंट को देखते हुए आप प्रेफरेंस वाइज लिखेंगे। अगर आपको लगेगा कि स्प्लीन थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है और थैलासीमिक फेशीज हैं, तो सबसे ऊपर तो आपने हिमोलिटिक ही रखना है, दैट इज थैलासीमिया। ठीक है, और आप हिमोलिटिक एनीमियाज बोल के और उसमें आप कह सकते हैं कि थैलासीमिया सर, अदर कैन बी लाइक सिकल सेल बोल सकते हैं, ऑल्दो इन सिकल सेल यूजुअली देयर इज नो हेपेटोमेगैली। ठीक, चलो जी, नाउ हाउ विल यू ट्रीट योर केस? एक एक लाइन बोलनी है सिर्फ ट्रीटमेंट। आफ्टर कंफर्मिंग माई डायग्नोसिस, ठीक है, जो बोलना होता है ना सेंटेंस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, आफ्टर कंफर्मिंग माई डायग्नोसिस आई विल गो फॉर सपोर्टिव ट्रीटमेंट फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ, जैसे भी आप बताएं क्या होगा, एंटीपायरेटिक्स, ब्लड ट्रांस एंटीपायरेटिक्स अगर पेशेंट फिब्राइल है आपका, एंटीपायरेटिक्स, आईवी फ्लूइड्स, और उसके बाद आप एक एक बताते जाएंगे कि जैसे एंटी मलेरियर फॉर मलेरिया, एंटीबायोटिक्स फॉर एंटेरिक फीवर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर थैलेसीमिया, और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी फॉर द लीकीमिया। स्टोरेज डिसऑर्डर में क्या होता है, क्या करते हैं स्टोरेज डिसऑर्डर की, क्या है ट्रीटमेंट? Enzyme replacement therapy. यस, एंजाइम रिप्लेसमेंट एट द एंड, एंड एट द एंड इट इज
बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है। अच्छा चलिए, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ। एमपीएस का नाम सुना है? यस। यस म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कैन बी अ केस ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। अगर फेशियल फीचर्स उनके वो हैं तो कोर्स हैं, ठीक है, और कोर्स फीचर। वो फीचर्स और हैं। क्या इम्पोर्टेंट, और क्या इम्पोर्टेंट शॉर्ट फाइंड? स्टेचर। वेरी गुड। जब तक स्केलेटल फाइंडिंग ना आए ना, आपने एग्जामिनर को साफ साफ बता देना है, सर द पेशेंट डोंट हैव शॉर्ट स्टेचर एंड अदर स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज, सो एमपीएस इज नॉट इंक्लूडेड इन माय डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ओके, गॉट इट? यस मैम। ओके, चलें जी, ये समझ आ गया केस आपको? इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, बहुत इजी था। मैम मुझे इससे रिलेटेड ही कुछ पूछना है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिहाज से। अभी टॉपिक चल रहा है तो जब ऑस्कल्टेशन में हम उसमें काफी सारी मेंशन है बुक में कि ब्रूई चेक करनी है, रीनल, हिपैटिक और एओर्टिक, तो ये सब करनी है। और इसको करना कैसे है? बेल से करना है? बेटा और कोई इतनी हर इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। आपने बाउल साउंड सुननी होती हैं, और बहुत ही हो गया तो आपने जो है पैटिक ब्रूइज सुन लें। कोई नहीं देख रहा होता आपको, आपकी ज्यादा जो फोकस होता है वो ये होता है कि बाउल साउंड्स आप प्रॉपर सुने, वो पता होने चाहिए आपको। जब कहा गया एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो आपने मिस नहीं करना इंग्वाइनल हर्निया एंड जेनिटेलिया, ठीक है, इंग्वाइनल ओरिफिस और जेनिटेलिया, जो कि बच्चे और मिस कर जी एक जी। और बात, ये क्लबिंग में क्योंकि टाइम लगता है काफी, तो हमें क्या अपर लिम्स की तो हम लोग यूजुअली कर लेते हैं, तो लोअर लिम्ब की भी करना लाजमी है? और नॉट एट ऑल, नहीं? सिर्फ अपर लिम्ब अच्छा। की करनी है। और दोनों तरफ करनी है। सूडो क्लबिंग के पे आप क्या करते हैं, एक तरफ कर ली, और दूसरी किसी छोड़ दी। एक ही नेल पे करनी है या मतलब एक या सब पे करनी है? कैसे करनी है? दो तीन फिंगर्स पे आप कर सकते हैं। कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपकी इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए, दो तीन फिंगर्स एक हैंड की, दो तीन फिंगर्स दूसरे हैंड की कर लिया, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे, और नेक्स्ट केस जो एक्सक्यूज है मी मैम, हमारा, यस। मैम एफओसी जो है वो किस एज तक हम करेंगे? लेस देन 2 इयर्स या सबकी हर ही, एज अगर पे, बड़ा बच्चा है उस पे भी एवरी, हमने करना है? यस यस यस, एवरी एज, इस पे ओके। तो आपकी कोई माफी नहीं है। आपने हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस पे कोई माफी नहीं है। यू हैव टू प्लॉट दीज ऑल ऑन सेंटाइल चार्ट्स, ठीक है। ओके मैम। तो अभी से प्रैक्टिस होगी तो आप जल्दी जल्दी वहां कर लेंगे, वरना वहां आपके हाथों से चार्ट गिर रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं हम, कौन सा चार्ट किधर है, ठीक है। तो बस ये सारा खेल बेटा नर्व्स का है, नर्व्स को जितना कंट्रोल रखेंगे उतना पुरसुकून रहेंगे आप। और जैसे ही आप हो गए थोड़े से भी अपने ट्रैक से इधर उधर, तो बस फिर, और उसका नुकसान ये होता है कि अगले 3 शॉर्ट केसेस भी आप गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक। चलें जी, अगला केस जो हम है उसमें सिंपल सी बात है। अभी हमने करा था हेपेटोस्प्लीनोमेगाली विद पैलर, एंड द नेक्स्ट केस इज, आपको कहा गया है डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रेलिवेंट। आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट किया तो आपको उसके ऊपर मिल गया है पैलर विद लिम्फेडिनोपैथी, ओके। अब आप मुझे ये बताएं कि इसका रेलिवेंट क्या करेंगे आप। जनरल फिजिकल की आपको कमांड दी गई, यू हैव डन द होल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, साथ उन्होंने कहा डू द रेलिवेंट एग्जामिनेशन। अब आप जनरल फिजिकल के रेलिवेंट में क्या करेंगे? इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपको मिल गई हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, और सॉरी लिम्फेडिनोपैथी एंड पैलर, खुद ही बोल दिया मैंने, लिम्फेडिनोपैथी और पैलर मिल गया आपको। तो आप कौन सा एग्जामिनेशन जो है वो रेलिवेंट में करना चाहेंगे? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। हाँ, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना चाहेंगे, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया एंड यू गॉट, क्या पता चला आपको? लगा कि इसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगाली दोनों है। तो अब आपका जो डिफरेंशियल, आप इस पर मुझे बताएं, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी एंड पैलर, व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? Leukemia, टीबी। lymphoma. Malignancy. डिसेमिनेटेड टीबी। गुड, Indiscriminate. बोलते जाएं। मैम फर्स्ट इन्फेक्शियस कॉज होगा एंड सेकंड इज द मैलिग्नेंसी। आपने एक बोला लिकीमिया, एक बोला लिम्फोमा, और एक बोला ट्यूबरक्लोसिस। ये 3 तो इम्पोर्टेंट तरीन कॉजेज हैं, ठीक है, इनको तो आपने रखना है टॉप, बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है जी, हमारी एक प्यारी स्टूडेंट ने बोला क्या, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस पहले बोला था। अब अगर एग्जामिनर कह रहा है व्हाट एल्स, देन आपको बताना पड़ेगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ओके। नाउ
हाउ विल ठीक यू है। इन्वेस्टिगेट योर केस? आपने बता दिया जी, आपने सारी एग्जामिनेशन कर दिया फुल फ्लैज। वो तो जाहिर है मैं आपको यहाँ नहीं सिखा सकती एग्जामिनेशन, वो जब तक प्रैक्टिकली ना हो पेशेंट सामने तो मजा नहीं आता। वो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हम यही डिस्कस कर सकते हैं कि हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। आपने 5 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट इज योर डिफरेंशियल आपने बता दिया। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट? अब वही इन्वेस्टिगेशन बतानी है जो आपने डिफरेंशियल बताए जी। कंप्लीट ब्लड काउंट विद पेरिफेरल स्मीयर। गुड। ये नादिया बोल रही है सारा? सारा तो मैं नहीं बोली, अभी ये बोला है मैम। नादिया माशाल्लाह हमारे पिछले कोर्स में हमारे साथ थी, जब हमने टॉक से किया था। शी इज अच्छा, माशाल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट। चले चले काइंड ऑफ माशाल्लाह, इसका गुड। क्लिनिकल है और ये अच्छा पार्टिसिपेट करती हैं और कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करती हैं, इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्डअप हुआ। चले चले ठीक है जी। अब अस्मा बोल रही है ना? अस्मा अभी आपने बोला है, अभी शुरू किया बोलना। जी 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 अस्मा बताएं, आप सही बता रही थी बेटा। कंप्लीट ब्लड काउंट विद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, फर्दर मोर। मैम फर्दर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें तो नहीं होगा रोल। बोन बिल्कुल मैरो नहीं। एस्पिरेशन, गुड, चेस्ट बोन एक्सरे, ब्लास्ट सेल्स, वेरी गुड। लिम्फ और बोन नोड टॉप बायोप्सी। मेटल्स, लिम्फ नोड बायोप्सी, वेरी गुड। स्पूटम फॉर AFP और जीन शाबाश एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। शाबाश शाबाश। और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस बोला आप लोगों ने, हाँ, उसका उसके कुछ लिए मैम वो स्पॉट, एंटीबॉडीज टेस्ट। मोनोस्पॉट। मोनोस्पॉट टेस्ट, मोनोस्पॉट टेस्ट कराते हैं, ठीक है। क्या होता है, क्या देखते हैं उसमें? हेट्रोफिल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, कौन सी एंटीबॉडीज? IgE। एंटी हेट्रोफिल, हीट्रोफाइल हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, ओके ठीक है, सही है। और पेरिफेरल स्पेयर पेस पे क्या एटिपिकल लिम्फोसाइट्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है। ओके, हाउ विल यू ट्रीट योर केस? ये एक मिनट एक मिनट, आप जरा ये चुप हो जाए, मैं पूछती हूँ। तहरीम इरफान, तहरीम इरफान आप फौरन जरा अनम्यूट करें बेटा माइक अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी। बताएं आप कैसे ट्रीट करेंगे? आपने सिर्फ इतना ही बताना है। आप समझे 5 मिनट, 5 भी नहीं होते, 4 मिनट्स होते हैं, बेल बज जाती है फौरन। 4 मिनट्स में उन्होंने डीडी भी सुननी है आपसे, आपसे एग्जामिनेशन फाइंडिंग भी सुननी है, इन्वेस्टिगेशन भी सुननी है। बट ट्रीटमेंट तो रेयर ही होती है, कभी कोई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हो जो जल्दी जल्दी बता रहा हो तो। जी क्या आप क्या ट्रीट करेंगी, कैसे ट्रीट करेंगी? इन्होंने डिफरेंशियल बताए हैं, आपने सुने क्या डिफरेंशियल बताए हैं इन्होंने? नहीं मैडम, मैंने नहीं सुने। ओके, इन्होंने कहा जी कि लिकीमिया, लिम्फोमा, ट्यूबरक्लोसिस और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है। डिफरेंशियल तो बड़े अच्छे बताए इन्होंने, सही बताए। इन्वेस्टिगेशन भी इन्होंने बता दी। अब आप बताएं कि ट्रीट कैसे करना चाहेंगी आप? मैडम इन्वेस्टिगेशंस हो गई हैं? जी जी बेटा हो गई। ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं आपसे, ट्रीटमेंट अच्छा ऑप्शन क्या है? मैडम, ट्रीटमेंट में देखिए ल्यूकीमिया, अगर हम ल्यूकीमिया के लिए ट्रीट करेंगे तो हम इंडक्शन और मेंटेनेंस फेज की तरफ जाते हैं, बेसिक्स कराने के बाद। हम्म, इंडक्शन के बाद कंसोलिडेशन फेज में, और फिर इंटरिम जो है इंटेंसिफिकेशन अच्छा जो मेंटेनेंस फेज। अच्छा मेरा बच्चा मेरी बात सुने। जब आप शॉर्ट, ये आप ना लॉन्ग केस डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। हम्म मैं आपको बताया हम्म कि टाइम और शॉर्ट होगा ना, तो हमने हम्म शॉर्ट केस की तरह करना है। अगर आप ये बताना शुरू हो गए एग्जामिनर, मैंने तो आपको इंटरप्ट कर दिया ना, वो इंटरप्ट नहीं करेगा, हम्म वो चुप करके बैठा हम्म रहेगा। उधर बेल बज जाएगी और हम्म नंबर कट गया आपके। आपने जो है हम्म बिल्कुल इसी तरह से शुरू करना है। आफ्टर कंफर्मिंग माई डायग्नोसिस आई विल स्टार्ट हम्म ट्रीटमेंट फॉर। सबसे पहले अगर आपने टीबी रखा है तो फिर आप बताएंगे एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी फॉर ट्यूबरकुलोसिस। आई विल हम्म गिव सपोर्टिव ट्रीटमेंट फॉर leukemia in the form of packed cell transfusion if the patient has low HP, हम्म platelet transfusion if there is thrombocytopenia, and हम्म granulocyte colony stimulating factor if TLC is low. Okay, then I will go ठीक। for chemotherapy which have different regimes we follow in our hospital। हर एक की अलग होती है, वो इससे बिल्कुल उन्हें सरोकार नहीं होता। वो कहते हैं जो आप अपने हॉस्पिटल में फॉलो कर रहे हैं वही बतानी है, जो कि शॉर्ट केस पर नहीं बतानी होती। अगेन ठीक। आप कहेंगे if I suspecting him or her a case of lymphoma then I will go for chemotherapy and radiotherapy and at the end bone marrow transplantation। and for infectious mononucleosis there is only क्या है, कौन सी ट्रीटमेंट होती है? सपोर्टिव। ओनली स्पोर्टिव, ठीक है। देयर इज ओनली स्पोर्टिव ट्रीटमेंट, आपने कुछ नहीं करना होता, कोई रोल नहीं है किसी भी चीज का, बस आप स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? जी ठीक। मैम। हो गया। तो आपने इसमें बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बोलना है। मैं बार बार आप लोगों को ये समझा रही हूँ, ठीक है। इसमें लॉन्ग केस की तरह टाइम वेस्ट नहीं करना होता। उसमें तो आपने जानबूझ के, अच्छा शॉर्ट केस और लॉन्ग केस में थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। शॉर्ट केस में एग्जामिनर को आपने कम बोलने देना है, खुद ज्यादा बोलना है।
Sir, I have examined this patient. This is finding my differential diagnosis is leukemia, lymphoma, tuberculosis, infectious mononucleosis. Okay, he will say, how will you investigate? I will go for CBC with complete blood count. I will go for bone marrow biopsy or lymph node biopsy, tuberculin test, X-ray chest, and I will go for absolute lymphocyte count, monospore test, and I will see for the neutrophil antibodies. Okay, how will you treat your case? I will, after confirming my diagnosis, I will start treatment for tuberculosis in the form of ATT. I will start a treatment for leukemia in the form of supportive treatment, Paxil transfusion, platelet transfusion, granulin stimulating factor, and what जो भी आपको बताया आगे chemotherapy, this and bone marrow transplantation. उसको नहीं बोलने देना आपने. लॉन्ग केस में उल्टा हिसाब होता है. लॉन्ग केस में 40 मिनट्स हैं. आपने कम बोलना है. एग्जामिनर को ज्यादा क्वेश्चन करने देना है. ठीक है. अगर आप पहले ही बता दोगे ना सारा कुछ, अब उसके पास हाथ में टाइम तो है, टाइम पूरा करना है. अब वो आपको इधर उधर लेके जाएगा, बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछने लग जाएगा आपको. तो लॉन्ग केस की टेक्निक ये है कि आपने कम बोलना है, जितना वो आपसे पूछता है बस उतना बोलना है. शॉर्ट केस में आप टर 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 बोलते जाएं अनटिल अनलेस कि वो आपसे कहे गुड, ठीक है, बस दैट्स ओके, और फिर आप आगे चले जाएं. ओके, अगला करते हैं जी, मैसिव स्प्लीनोमेगैली के कॉजेज कर लेते हैं हम. आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की आपको कमांड दी गई, आपने किया, देयर वाज मैसिव स्प्लीनोमेगैली. उसके बाद आपको कहा गया डू द रेलिवेंट. तो एज यूजुअल आप जनरल फिजिकल के साथ कुछ और करना चाहेंगे तो वो करेंगे. अब आप मुझे बताएं कि मैसिव स्प्लीनोमेगैली के क्या कॉजेज होते हैं. हुमा किधर है? हुमा, हुमा प्लीज अनम्यूट योर माइक. जी बेटा हुमा. क्या हो सकता है मैसिव स्प्लीनोमेगैली में? क्या? डिफरेंशियल डायग्नोसिस. जी जी बताएं, सॉरी हमने सुना नहीं आपको, क्या बोला आपने? मैम मलेरिया. कौन सा मलेरिया? बोलना पड़ता है साथ आपको. क्रॉनिक मलेरिया. क्रॉनिक यस, मलेरिया. नंबर 1 इज क्रॉनिक जी. मलेरिया. नेक्स्ट. जी मैम. नेक्स्ट मैम HLH हो सकते हैं मैम. हम्म HLH. हम्म वहां HLH नहीं बोलना आपने, क्या बोलेंगी? हीमोफेगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस. लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस, ठीक है, जी. एंड में रखना है. अच्छा हुमा, आपने कितने केसेस देखे हैं? मैम कम केसेस देखे हैं. कितने? आपकी 4 ईयर रेजिडेंसी में और प्लस आपकी फाइनल ईयर के 5 इयर्स में, MBBS के 5 इयर्स में आपने कितने केसेस देखे बेटा 9 साल में? मैम आई थिंक 2. 2. तो फिर आपने सेकंड नंबर पे कैसे रख दिया? जी मैम. ठीक है, अभी इसको नीचे जी. नीचे. हाँ. ठीक है मैम. और क्या हो सकता है बेटा? hemolytic anemias. जी मैम. अगेन थैलासीमिया. ठीक है, यस थैलासीमिया को थैलेसीमिया. जरूर. आप थैलेसीमिया तो बेटा आप Miss, लोगों ने बहुत कॉमन देखा ना, इतनी जी बड़ी मैम. सारी स्प्लीन के साथ आता है कि वो कहाँ तक जा रही होती है स्प्लीन, कितनी हार्ड, इतनी बड़ी स्प्लीन होती है कि हम कहते हैं फौरन स्प्लीन एक्मे करवाएंगे तो ट्रॉमा से फौरन रप्चर हो जाएगी. तो क्रॉनिक मलेरिया नंबर 1, थैलासीमिया सेकंड 1, और तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इज लिशमेनिया. ITP. लिशमेनियासिस. किसने बोला? मैंने मैम. मैंने का नाम क्या है? अस्मा? नादिया. नादिया. हाँ नादिया. नादिया जी, आपने 9 इयर्स में कितने केसेस देखे लिशमेनियासिस के? मैम मैं दिखान में आपका होती हूँ, यहाँ साथ. पे एक इलाका अच्छा, इधर ज्यादा होते हैं. अच्छा इधर ज्यादा होते हैं, ठीक है, सही है. अच्छा बेटा, अब आपने ये ख्याल करना है कि जब आपका एग्जाम है, इट इज नॉट इन DI खान और DG खान जहाँ से भी आप बिलोंग करती हैं, इट इज इन लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची. ठीक है, तो उस ठीक लिहाज है. से जो है वो थोड़ा सा आपको लिशमेनियासिस बोल सकते हैं आप, लेकिन जरा नीचे रखेंगे. थर्ड नंबर पे आप क्रॉनिक माइलॉइड लीकीमिया रखें तो इट्स मोर बेटर. ठीक है, माइलॉइड लीकीमिया जो होता है ना वो आप रखेंगे तो वो क्रॉनिक मलेरिया, थैलासीमिया, CML, ये हो गए आपके पहले 3 डिफरेंशियल. ITP. क्या? ITP में मैसिव नहीं होती. क्या बोले? ITP इम्यून थ्रोम्बोसाइट परपरा. इडियोपैथिक या इम्यून? इम्यून. ITP में क्रॉनिक ITP, आईटीपी कहना चाह रहे क्रॉनिक ITP कहना चाह रहे हैं. अच्छा ये भी नहीं, नहीं ये भी आप नहीं रखेंगे क्रॉनिक ITP. इसमें तो आप बड़े फंस जाएंगे. फिर क्रॉनिक ITP की फिर वो कॉजेज पूछेंगे, फिर आप फंस जाएंगे. आप कहेंगे जी वो आपसे कहेंगे, आप कहेंगे जी SLE है, वो कहेंगे अच्छा देखा फिर आपने SLE की साइंस देखी? आप जो बोलेंगे ना आपको फिर जनरल फिजिकल में वो थॉरो देखना पड़ेगा. आप क्रॉनिक मलेरिया देखेंगे, आपने हेपेटोस्प्लिनोमेगैली देख ली, आप थैलासीमिया देखेंगे, थैलासीमिया के वही सारे जनरल फिजिकल हैं जो आपको बताए गए हैं, और CML में आपने साथ लिम्फेडिनोपैथी भी देख लेनी है. तो ये आपका 3 डिफरेंशियल तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट बन जाते हैं. बाकी सारे जैसे उन्होंने कहा कि आगे जो इन इलाकों से हैं जो कह सकते हैं कि मैंने, मुझे याद है मैंने लिशमेनियासिस बोला था तो मेरे पीछे लाहौर में मैंने एग्जाम दिया था और मेरे पीछे वो पड़ गई थी मैडम, और उन्होंने
मुझे पकड़ लिया बाजू से, उन्होंने कहा कितने केसेस देखे हैं बेटा आज तक, आपको कितना इस चीज का एक्सपीरियंस है लिशमेनियासिस का, तो मैं चुप हो गई थी। तो बहरहाल इसको नीचे रखिएगा आप। और जो है इसके अलावा क्या हो सकता है, गॉशर हो सकता है, अगर आपसे वो कहें वटस वटस तो गॉशर को भी आप रख सकते हैं, उसमें भी मैसिव स्प्लीनोमेगाली होती है यूजुअली। ठीक है, तो हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, अगेन वही क्रॉनिक मलेरिया के लिए आपको पता है थैलेसीमिया। थ्रोम्बोसिस हो सकता है? पोर्टल वेन कह रही हैं? जी। जी बेटा बिल्कुल हो सकता है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस बिल्कुल हो सकता है, उसमें भी मैसिव स्प्लीनोमेगाली के साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसमें जो है आपको बाकी चीजें भी फिर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे और क्या क्या देखते हैं पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस वाले बच्चों में, क्या फाइंडिंग्स? एसआईटी, जॉन्डिस, ये हाँ सब सीएलडी के साइन हो सकते हैं। CLD ठीक है, का साइन। सीएलडी के साइन हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप टेस्ट क्या कराते हैं पोर्टल वेन के लिए, क्या कराएंगे? डॉपलर अल्ट्रासाउंड फॉर द पोर्टल वेन अल्ट्रासाउंड पिक्चर। डॉपलर। अल्ट्रासाउंड ओके डॉपलर। गुड हो गया। हाउ विल यू ट्रीट योर केस ऑफ पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस? उसमें मैम, उसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन वगैरह करते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, और जो है डिपेंडिंग अपॉन द कॉज हम हम्म CLD की जो अगर हम्म ये करते हैं, FFPs ट्रांसफ्यूज करते हैं, विटामिन के, और हम्म जो है ये सब। अच्छा, एंड ट्रीटमेंट क्या है, क्या करते हैं उसका नाम बताओ? आवाज कट रही है, मेरे ख्याल है नादिया ये आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा, कोई और बता दे। टिप्स एंड करते हैं ना ट्रीटमेंट क्या है, क्या करते हैं? बैंड लाइगेशन वगैरह, टिप्स, यस टिप्स करते हैं। ठीक है, तो सम टाइम ये होता है कि जब आप अच्छा वाइवा दे रहे होते हैं तो एंड में एग्जामिनर जरूर जो है वो आपको फिर आगे से कहता है कि जी ठीक है जी फाइनल ट्रीटमेंट बता दें क्या है, दिस इज टिप्स और लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, टिप्स एंड या और लिवर ट्रांसप्लांटेशन। सो इज देयर एनी मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, एनी प्रोफाइलेक्सिस, एनी मेडिसिन? बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। है एंटी बेटा, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। और बीटा ब्लॉकर्स, बीटा बीटा ब्लॉकर। कार्डिका, दिस इज बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर वो पूछते हैं कि मेडिकल थेरेपी आप क्या दे सकते हैं, ऑल्दो नॉट इन चिल्ड्रन लेस देन 12 ईयर यूजुअली अवॉइड करते हैं, लेकिन जो है ये आपकी नेल्सन ने मेंशन किया हुआ है। ओके, अब आ गया जी एक और इम्पोर्टेंट केस आपके पास। केस ये है जी कि आपको कहा गया है डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, आपने किया और साथ में उन्होंने कहा एंड रेलिवेंट। ओके, आपने जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया आपको सिर्फ पैलर मिला, देयर वाज नो लिम्फेडिनोपैथी, नो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। नाउ व्हाट इज दिस? ओके, कौन बताएगा? डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर उस्मान आर यू देयर? डॉक्टर उस्मान सुन रहे हैं बेटा आप हमें? अनम्यूट तो कीजिए प्लीज। अच्छा, डॉक्टर उस्मान का मूड नहीं लग रहा। ओके, डॉक्टर हसन, हसन और हसन। हसन मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा, हाउ आर यू? मैम फाइन, थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। मैम। ओके ओके बेटा, मुझे ये बताइए कि आपके पास एक पेशेंट आया, आप ओपीडी में बैठे हैं और जी आपको सिर्फ आपने देखा है पैलर है, आपने जनरल फिजिकल किया, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, देयर इज नो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, नो लिम्फेडिनोपैथी, बट पेशेंट अच्छा खासा पेल है। सो व्हाट इज योर जी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्या सोचेंगे आप, क्या क्या हो सकता फर्स्ट डिफरेंशियल विल बी मैम न्यूट्रिशनल है? वेरी गुड, डिफरेंस, लाइक ओके, आयरन डिफिशिएंसी या फोलिक या विटामिन B12 डिफिशिएंसी। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन मैम, इट कुड बी मलेरिया। ओके, इन मलेरिया देयर विल बी नो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली इवन इन मैम एक्यूट? acute प्रेजेंटेशन मैम, यस एक्यूट में नहीं होगी? मैम, अक्सर नहीं होती मैम। अक्सर ना करें ना आप, एग्जाम में तो अक्सर वाली बात, आप इसमें जो है जो मैम मोस्टली बात मोस्टली होती हमने देखी एक्यूट में पेशेंट में नहीं होती मैम। आपने मोस्टली में देखा है कि स्प्लीन पल्पेबल नहीं होती? मैम इनिशियली जब एक्यूट में पेशेंट आते हैं तो उनमें नहीं अच्छा मिलती स्क्रीन, और अच्छा, एमपीएस तो चले फर्स्ट चले बात है। चले, दैट्स जी ओके। जी वैसे मैं आपको बताऊं, अभी ये जो ये फ्लड सीजन आया है तो हमारे वार्ड जो है ना वो ऑलमोस्ट हर वक्त मलेरिया से भरा होता था, और जी उसमें जी जो है हर बच्चे की स्प्लीन थी, हाथ लगाओ और जी स्प्लीन वॉज पैल्पेबल। चले ठीक है, दैट्स ओके। अगर आप डिफेंड कर पाएंगे वहां पे, असल में वहां ये होता है कि एक तो फाइंडिंग को कुक करना है और दूसरा ये अपने आप को डिफेंड करना है। ठीक है, फिर वहां आप जी डिफेंड जी। करेंगे अपने आप को। ओके, नेक्स्ट वन, और क्या हो मैम सकता है? एप्लास्टिक मैम हो सकते हैं। वेरी गुड, ए प्लास्टिक एनीमिया, और इसमें ल्यूकीमिया हो सकती है इनिशियल प्रेजेंटेशन में।
हाँ ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया इज द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ ल्यूकीमिया इन सम केसेस, हो सकती है। जी तो आप ल्यूकीमिया ना बोलें, ज्यादा बेटर ये है कि आप एप्लास्टिक एनीमिया बोल रहे हैं, दैट्स ओके। जी मैम। ठीक है, और क्या हो सकता है जी आपके ख्याल में? एक और डिफरेंशियल बता दें, कोई और क्या जहन में आता है आपके? कोई पेनकनी। लिम्फेडिनो? पेनकिनी तो बेटा एप्लास्टिक में आ ब्लीडिंग गया। फ्रॉम एनी साइड, ब्लड लॉस हो सकता Bleeding है। disorder, yes. So the major differential diagnosis for any child who has presented with only complaint of pallor, but there is no lymphadenopathy and hepatosplenomegaly. The number one is nutrition anemia, number two is aplastic anemia, including Fanconi, etc. And number three is bleeding disorders. ठीक है, तो ये मेजर हैं जो आपने इनको जरूर बताना है। तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग में आप क्या क्या करेंगे? कौन बताना मैम चाहेगा? आप ही बताएंगे? हाँ बताएं बताएं। मैम एग्जामिनेशन में देखेंगे हम लोग लाइक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के साइंस देखेंगे, गुड। और इसके अलावा मैम क्या साइन होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के? क्या साइन है आप देखेंगे? स्पून शेप नेल होंगे मैम, हम्म। और इसके अलावा मैम लिम्फेडेनोपैथी और लिवर स्प्लीन चेक करेंगे मैम। हाँ वो तो कर ली ना हमने, हमने कहा कि नहीं है। आप क्या जी न्यूट्रिशन एनीमिया में सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी के साइन देखेंगे? माइक्रो एंड अ, मैक्रो। जी मैम, विटामिन बी यस, तो हाँ यू हैव टू गो विटामिन बी फॉर। 12 और फोलेट डिफिशिएंसी की। हाँ जी आपको सारों के देखने पड़ेंगे बेटा, ए डी ई के बी सी सबके देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपका केस ये क्या है, या मरासमक या क्वाशियोकोर या न्यूट्रिशनल टाइप की कोई चीज है, ठीक है। मैम। तो अब आपको वो माफ नहीं जी करेंगे अगर आपने बाकी साइन नहीं देखे। ओके, ए प्लास्टिक एनीमिया के लिए आप क्या देखेंगे? बॉडी पे क्या साइंस देखेंगे, या क्या आप देखना चाहेंगे? किसी ने बीच में बोला था फेनकिनी देखना चाहेंगे हम, फेनकिनी के क्या साइन होते हैं, क्या देखेंगे? स्केलेटल डिफॉर्मिटी, ब्रेस्ट कम, ओके। जी ओके। माइक्रोस्पेली। गुड। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या देखेंगे? ब्लीडिंग के लिए मैम पेटिकुलर ब्रूजेस। गुड। और कोई ज्वाइंट ब्लीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप उनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताते हो जी ना कि सर माय डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज फॉर नंबर वन न्यूट्रिशन एनीमिया, नंबर टू ए प्लास्टिक एनीमिया, नंबर थ्री ब्लीडिंग डिसऑर्डर, देन ही विल आस्क यू कि वेदर यू हैव एग्जामिन्ड द जॉइंट ऑफ द चाइल्ड फॉर एनी ब्लीड, फॉर एनी कॉन्ट्रैक्चर। तो फिर आप हंस जाते हैं, आप कहते हैं नहीं वो तो मैं भूल गया, ठीक है। तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो हो रही है बच्चों, नजर आ रही है? ओके। मैम नजर आ रही है। गुड। तो न्यूट्रिशन एनीमिया में आप देखें कि एग्जामिनेशन फाइंडिंग के हम क्या देखेंगे? विटामिन डेफिशिएंसीज हमने ए फॉर बाइटॉट, स्किन, हेयर, ये चीजें देखनी है। डी के लिए रिकेट्स के सारे साइन देखने हैं। ई के लिए रिफ्लेक्सिस चेक करनी है, पेशेंट को चला के भी देख सकते हैं, और हाइपो रिफ्लेक्सिया भी चेक करेंगे। फॉर के डेफिशिएंसी ब्रूजेस देखेंगे। फॉर बी डेफिशिएंसीज, बी की ऑलमोस्ट सारी सीरीज जो है वो एंगुलर चिलोसिस, स्टोमाटाइटिस, ये वाली चीजें करती है। सी में गम हाइपरप्लेजिया देखेंगे। पेरिएनल रैश देखना, नहीं बोलना। लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट्स वगैरह देखेंगे आप, और अडीमा देखेंगे। मैम ये रिफ्लेक्सेस हम उसके लिए विटामिन B12 के लिए देखेंगे। क्या चीज? विटामिन ई ई। ई रिफ्लेक्सेस। ई फैट सॉल्युबल विटामिन ई जो है ना। जी मैम, विटामिन E के लिए। जी जी, ई के लिए, ई के लिए आप देखते हैं इसमें हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है। सम टाइम आप पेशेंट को चला के भी देखते हैं। आप चला के देख लें अगर चलने वाला है, नहीं अगर आप बेड से उतारना चाह रहे, टाइम नहीं आपके पास, तो आप रिफ्लेक्सिस चेक कर लेते हैं। हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है इन केस ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी, ई फॉर एग। ओके। ओके, अगर फेनकनी है तो आपने जो है क्या देखना है प्लास्टिक के लिए, आप सोच रहे हैं तो आपने फेनकनी फेशिस जरूर देखने हैं। अगर फेनकनी नहीं है तो टॉक्सिक लुक बच्चा होगा, ब्रूजेस पेटिकियाई होंगे, फीवर पॉजिटिव नेगेटिव होगा। बैक पे ड्रेसिंग मिस नहीं करनी फॉर बोन मैरो एग्जामिनेशन बायोप्सी, उसकी मोस्ट ऑफ द पेशेंट की हुई भी होती है चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में, और पीछे छोटी सी उन्होंने ड्रेसिंग लगाई होती है। फेनकनी में क्या क्या है जी? बाइफिट थंब, माइक्रोकेफली, शॉर्ट स्टेचर, कोई एब्डोमिनल मैस और जेनिटेलिया है। जो भी आप देख सकते हैं उनमें से 3-4 पॉइंट्स तो आपने जरूर देखने हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या देखेंगे? ब्रूजेस है, कोई ज्वाइंट ब्लीड है, टेंडर है या स्वेलिंग है, और ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्चर है, ये आपने मिस नहीं करना। ठीक हो गया? आगे आ जाती हैं जी, आपने बता दिए तीनों डिफरेंशियल। नाउ ही और शी विल आस्क हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट CBC, peripheral blood smear, retics and RDW in all the 3 differential diagnosis। ये तो आपने तीनों बोलने ही हैं, तीनों डिफरेंशियल्स के लिए, ठीक है। बाकी न्यूट्रिशन एनीमिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट बोलेंगे आप? डिफरेंशियल इन्वेस्टिगेशन क्या आयरन कहेंगे? डिफिशिएंसी। हाँ उसमें क्या कराते हैं?
सीरम सीरम फेरेटिन फेरेटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। टोटल लाइब्रेरी, ठीक है। तो वहां पे कुछ बच्चे कह रहे होते हैं विटामिन ए लेवल, विटामिन डी लेवल, विटामिन के लेवल, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और आपका जो पेशेंट है, मैं आपको अगेन ये बात बता रही हूँ कि एग्जामिनर चाह रहा होता है कि आप कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं, आप थ्योरेटिकली उस तरह नहीं बोलेंगे। क्या हम जब अपने वार्ड में राउंड कर रहे होते हैं, कोई न्यूट्रिशनिमिया का केस आता है, तो क्या हम ऐसा करते हैं, या आप लोगों के वार्ड्स में ऐसा होता है कि कंसल्टेंट आपको ये विटामिन ए का कराएं, डी, ई, के, बी, सी सब के लेवल्स कराएं, ऐसा होता है? नो। नो, ऐसा नहीं नो। होता। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आपने सीरम फेरेटिन और टीआईबीसी ही इंपॉर्टेंट है जो आपने कराना होता है, अनटिल अनलेस कि आपको कोई प्रॉपर रिकेट्स ही मिले, सिर्फ रिकेट्स का ही केस मिले, तो देन यू कैन गो फॉर कैल्शियम है, विटामिन डी लेवल्स है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, उसके लिए जरूर आप जाएं। लेकिन अगर आपको थॉरो मिल रहा है एक केस ऐसा जो कि न्यूट्रिशनीमिया का केस है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप सारे कराएं। क्यों? क्योंकि हमारा पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। एग्जामिनर आपसे जरूर कहेगा कि क्या आपके पेशेंट के पास इतने पैसे हैं कि आपने उससे इतने सारे टेस्ट करा लिए। तो आपने देख के बोलना है वहां पे, ठीक है, सोच सोच के बोलना है। ए प्लास्टिक एनीमिया के लिए क्या कराएंगे? पेरिफेरल स्मीयर। हाँ, वो तो आप करा लेंगे। सीबीसी वो तो मैंने शुरू में बता दी ना, सीबीसी, पेरिफेरल बोन मैरो स्मीयर है, डायरेटिक्स इन ऑल द 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये तो आपको ने कराने हैं। प्लस आखिरी चीज क्या है? बोन मैरो बोन बोन मैरो मैरो मैरो। बायोप्सी। ओके, आपको पैनसाइटोपिनिया मिल जाता है तो बोन मैरो एस्पिरेशन। अच्छा जी, आरडीडब्ल्यू क्या होता है? हाँ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। गुड। किसमें कम होती है, किसमें ज्यादा होती है, क्या कैसे पता चलता है? ऐसे वो मैम न्यूट्रिशनीमिया में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया को डिफरेंशिएट करने में होता है ना। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा आरडीडब्ल्यू को? इंक्रीज। उसमें ज्यादा हो जाता है ज्यादा हो थैलेसीमिया जाता है, में। बिकॉज इट इज अ मेजर ऑफ एन आइसोसाइटोसिस एंड पॉइकिलोसाइटोसिस। ओके, एब्डोमिनल साइज एंड शेप ऑफ द सेल्स इसका मेजर होता है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी में ज्यादा होता है, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में कौन सा टेस्ट कराएंगे जी हम? पीटीए पीटीटी। फैक्टर ऐसे। और अगर आपको ज्वाइंट इन्वॉल्व मिल जाता है, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है, देन यू हैव टू गो फॉर इनहिबिटर ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली वो आपसे करेंगे हाउ विल यू ट्रीट योर केस। तो फिर आपने जो न्यूट्रिशनीमिया है उसमें, या सब पहला क्वेश्चन आंसर वही होगा, आफ्टर कंफर्मिंग माय डायग्नोसिस आई विल ट्रीट अकॉर्डिंगली। इन केस ऑफ न्यूट्रिशनीमिया आई विल गो फॉर न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन, डिवॉर्म द पेशेंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को कवर करेंगे। और बाकी भी जैसे ए प्लास्टिक में पहले आपने स्पोर्टिव बोलनी है, पैक सेल है, प्लेटेड, जीसीएसएफ, एटीजी है, स्टीरॉइड्स हैं, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जाहिर है इसमें भी बीटी एफएपी के बाद फैक्टर रिप्लेसमेंट आपने करनी होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। ओके, चलें जी, अब हम चलते हैं आगे। जी, नेक्स्ट केस जो है वो मुझे कौन बताएगा? नाम ले लेते हैं, ऐसे तो फिर से ना मसला है। डॉक्टर शेरून, शेरोन है, शेरून, प्लीज अनम्यूट योर माइक। डॉक्टर शेरून। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बेटा? खैरियत मैम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ठीक है बेटा, आपके लिए केस है जी। आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो गए हैं, सामान सेट कर लिया है, और जी केस ये आया है कि 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, डू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। समझ आ गई मेरी बात? आपको कमांड जी समझ आ? मैम। ओके, 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद डू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड रेलिवेंट। आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं एंड यू फाउंड अ मैस इन एब्डोमिन। हम्म, तो जब मैस इन एब्डोमिन मिलता है तो आप उस मैस का क्या क्या देखते मैडम बॉर्डर्स चेक करने, हैं? कंसिस्टेंसी, हम्म, साइज, शाबाश, साइज शेप है, कंसिस्टेंसी है, इधर एडहेरेंट है कि मोबाइल है, वेरी गुड, और किस ऑर्गन के करीब है मैडम, क्रॉस कर रहा है मिड लाइन को कि नहीं, शाबाश, वेरी गुड, ओवरलाइन स्किन चेंजेस हैं कि नहीं। गुड गुड, वेरी गुड। ओके, रेलिवेंट में क्या करेंगे आप? रेलिवेंट में मैडम स्किन पिगमेंट, हाइपर पिगमेंटेशन, और ब्लड प्रेशर, वेरी गुड। हम्म, और न्यूरोलॉजिकल साइंस। हम्म, ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया, वेरी गुड। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। सो व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? एब्डोमिनल मैस। मैडम विल्म्स ट्यूमर हो सकता है, अम, और रीनल मास हो सकते हैं मैडम, रीनल मैस, ओके। विल्म्स ट्यूमर कुछ और है?
जी मैम वही विल्म्स ट्यूमर। और दूसरा मैम जो इसका डिफरेंशियल है जेन में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। न्यूरोब्लास्टोमा। 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 ठीक है, एक होता है नेफ्रोब्लास्टोमा, इस तरह याद रखें, दूसरा होता है जी न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा। नेफ्रोमा आपने बता दिया, विल्म्स ट्यूमर हो गया, और एक हो गया न्यूरोब्लास्टोमा। ओके, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? लिम्फोमा हो सकता है कोई? लिम्फोमा में बिल्कुल। लिम्फोमा हो सकता है, ठीक हो गया। कोई मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज टाइप की चीज हो सकती है? जी मैम पॉलीसिस्टिक। पॉलीसिस्टिक हो सकती है, क्योंकि आपने ब्लड प्रेशर बताया है ना, तो उसका मतलब जी है विल्म्स ट्यूमर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किडनी डिजीज में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि विल्म्स ट्यूमर आपने सबसे पहले बोला है, तो विल्म्स ट्यूमर जब है तो आपने जनरल फिजिकल में कुछ चीजें थोड़ी सी मिस कर दी। आप विल्म्स ट्यूमर की किसी के साथ एसोसिएशन होती, आप चेक करना चाहेंगे? जी मैम। हम्म, मैम ये टर्नर सिंड्रोम के साथ होते हैं, अच्छा। फीमेल होगी। हम्म और हम्म कोई और बच्चा बताना चाहेगा? मैडम बैकविथ विदमेन सिंड्रोम। हम्म, ठीक है। और और वेगर एसोसिएशन होती है, वेगर, विल्म्स ट्यूमर, एनेरिडिया, जेंटो यूरिनरी एबनॉर्मेलिटीज एंड रीनल। गुड गुड हो गया, गुड हो गया। ठीक है, तो जो आपने साथ रखी हैं वेगर सिंड्रोम, अगर आपने रखा है, अगर आपने टर्नर रखा है, जो भी आपने रखा है, तो उसकी एसोसिएशन आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो शेरून, जो अगर आप टर्नर रखोगे तो वो तो टर्नर ऑब्वियस होगा, वो तो बिल्कुल। आपको साफ ही नजर आ जाएगी ना, बच्ची जो होगी तो उसकी, तो वो तो आप प्रॉपर उसी तरह उसको टर्नर की तरह रखेंगे। यूजुअली टर्नर विद विल्स नहीं रखा जाता। एब्डोमिनल मैस जो ज्यादातर रखा जाता है वो या तो लिम्फोमा होता है या विल्स ट्यूमर होता है। ठीक है, उसके एसोसिएशन में आपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल मिस नहीं करना, वो आपने बताया है, बहुत अच्छी बात है। आपने न्यूरोब्लास्टोमा के हवाले से बताया है कि आप सीएनएस एग्जामिनेशन करेंगे फॉर द स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, वेरी गुड। आपने टोन, पावर, रिफ्लेक्सिस, इसको नहीं मिस करना। ठीक हो गया। और जैसे इन्होंने बताया कि एनआरआईडिया है या हेमी हाइपरट्रॉफी है, इन चीजों को मिस नहीं करना, क्योंकि ये एसोसिएशन है इसकी। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि आप हाउ विल यू डिफरेंशिएट वेदर इट्स अ केस ऑफ विल्म्स ट्यूमर और न्यूरोब्लास्टोमा? बड़ा एक क्लियर पॉइंट होता है दोनों में ना, कि ऑन एग्जामिनेशन, नॉट ऑन हिस्ट्री। जो विल्म्स ट्यूमर होगा मिड लाइन क्रॉस नहीं करेगा, जो वेरी न्यूरोब्लास्टोमा क्रॉसेस मिड लाइन। शाबाश, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। एग्जामिनर आपको जो है ना इसमें जरूर कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, आपने ये जरूर बताना है। अच्छा, फिर उसके बाद एक बात थी कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ना आपने मेट्स को नहीं भूलना। आपने जो है, जो आप इसके रेलिवेंट में करेंगे ना जनरल फिजिकल, उसमें लिम्फेडिनोपैथी वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्डिक स्टेटस है, रेस्पिरेटरी स्टेटस है, ये चीजें आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि आपका जो मैस पड़ा हुआ है वो मे बी कंप्रेस कर रहा होता है। अब जो आपके अपर स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, डायफ्राम है, उसको अपर कर रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट थोड़ा सा डिस्ट्रेस में होता है। आपने ये भी देखना है। और दूसरा, आपने मेट्स के लिए भी उसको पैल्पेट करते रहना, देखना है, सीएनएस साइंस उसके देखने हैं, ये सारी चीजें देखनी है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारा बना विल्म्स ट्यूमर, दैट इज नेफ्रोब्लास्टोमा, सेकंड वन इज नॉन हॉजकन लिम्फोमा, नंबर थर्ड इज न्यूरोब्लास्टोमा, जो कि क्रॉस कर जाता है मिडलाइन को, और उसमें सीएनएस एग्जामिनेशन जरूरी है। नेक्स्ट आपने बताया कि पॉलीसिस्टिक या मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज है, यस वेरी गुड, इसमें कार्डियक एनोमलीज साथ आती हैं। यहाँ तक वैसे वो चुप कर जाते हैं कि ठीक है जी, 3 डिफरेंशियल बन गया, लेकिन एक आधा आप और लिखें, दैट इज जर्म सेल ट्यूमर और टेराटोमा, जिसको आप बोलते हैं। सुना हुआ है टेराटोमा का नाम, आप लोगों ने सुना? नहीं नहीं सुना? मैम सुना, नाम सुना है, देखा कभी नहीं। ओके, ठीक है, ये बहुत रेयर है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जर्म सेल ट्यूमर होता है, मे बी अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, किसी भी लेयर से अराइज हो रहा होता है। ये कॉमन साइट्स जो होती हैं इसकी, ज्यादातर टेस्टिस, ओवरी और रेट्रोपेरिटोनियल अगर हो तो एब्डोमिनल मैस आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इसको अगर आप नहीं भी रखना चाहते तो दैट्स ओके। नाउ हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट योर केस? क्या चाहते हैं आप, क्या कराएंगे? फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, जो जो डिफरेंशियल बोले उसी की बताओ बस। मैडम सीबीसी से स्टार्ट करेंगे गुड। मतलब। और फिर मैम वो है इसका 24 आवर यूरिनरी कैटेकोलामीन्स, ओके वीएमए। ओके, और मैम अल्ट्रासाउंड करेंगे हाँ मास के बस। लिए, हम्म एब्डोमिनल सीटी स्कैन। हम्म और फॉर लिम्फोमा के लिए मैम बोन मैरो बायोप्सी। उससे पहले कोई ब्लड टेस्ट है, कोई मार्कर है, ट्यूमर मार्कर कोई होता है? कौन सा हम नॉर्मली कौन सा करा रहे होते हैं आप लोग अपने वार्ड में? कोई ट्यूमर मार्कर करा रहे होते हैं जिससे हम पता चलता है कि ये ट्यूमर तो नहीं है कहीं? होता है, LDH। एलडीएच है ना, हम सारे भेज रहे होते हैं ना समटाइम में, ऐसा हमें लग रहा होता है कि भाई पता नहीं है कि नहीं है, लग रहा है कि ये मैलिग्नेंसी की तरफ ना जा रहा हो, तो आप एलडीएच करा लेते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बताया आपने। एब्डोमिनल स्कैन के साथ आप
जो है अगर सीटी स्कैन भी कह दो तो दैट्स वेरी गुड। बोन स्कैन आपको ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर एक अपने डिफरेंशियल में, ठीक है। और सीटी जी ब्रेन भी आपको इन्वेस्टिगेशन में, सॉरी, सीटी स्कैन ब्रेन भी रखना पड़ेगा आपको, सीटी एब्डोमेन भी रखना पड़ेगा, बोन स्कैन। बाकी आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन बताई है, वेरी गुड। एंड हाउ विल यू ट्रीट योर केस? मैं स्टेज करेंगे मैम, जो भी मास है हमारा, हाँ और बेटा, उसके फर्स्ट लाइन अकॉर्डिंग आफ्टर कंफर्मिंग माई डायग्नोसिस आई विल ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंगली, ये जरूर बोलना है आपने, ठीक है। जी आगे फिर क्या करेंगे? स्टेजिंग करेंगे, गुड। स्टेज के Then, अकॉर्डिंगली पहले उनको ट्रीट करना है। हाँ, तो इन सब में जो मेजर आपने बोलनी है, आपने कहना है उसी तरह से जैसे पहले हमने हर ट्यूमर में कहा है, उसी तरह से बता के देन आई विल गो फॉर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड एक्सीएन। रेडियोथेरेपी। एक्सीएन करनी पड़ेगी, सर्जिकल एक्सीएन करनी पड़ेगी इनकी, ठीक है। इनमें ऑलमोस्ट सबकी सर्जिकल एक्सीएन ही है ना, और तो कुछ जी नहीं। बिल्कुल। ठीक है बेटा, ये वाला केस समझ आ गया? इसमें कोई डिफिकल्टी है, यू कैन आस्क मी फ्रैंकली। मैम मेट्स का दोबारा बताएं, मेट्स किस तरह देखेंगे? बेटा मेट्स में ये है कि अगर लिम्फ नोड में चले गए हैं तो लिम्फेडिनोपैथी हो गई है। अगर वो लंग्स में चले गए हैं तो चेस्ट वेट मिलेगी आपको, यानी चेस्ट में क्रैपिटेशंस मिलेंगी आपको, बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होगा। अगर आप सीएनएस में चले जी गया मैम। तो सीएनएस साइनस सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे पेशेंट को, आपके सामने पेशेंट पड़ा होगा और हो सकता है कि वो उस टाइम पे उसको हाइपरटोनिया, हाइपररिफ्लेक्सिया ये चीजें आ रही हैं, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या है ये। आप कह सकते हैं सर इट कैन बी अ केस ऑफ सीएनएस मेट्स और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन ड्यू टू न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है ठीक मैम। है ठीक है। जी बेटा, ठीक है, सबको समझ आ गई यहाँ सीएनएस तक? एग्जामिनेशन का बता दें, आपने कहा था सीएनएस एग्जामिनेशन मिस नहीं करना, वो किस लिए? किस चीज का? सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही, सीएनएस क्या कह रही हैं? सॉरी। सीएनएस एग्जामिनेशन मैडम आप कह रही थी, हाँ, कि क्यों कि करना वो है, मिस नहीं करना। पूछ रही। हाँ, मिस नहीं हम्म। करना। न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा ये कंप्रेस कर देता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। इसके लिए आपने सीएनएस एग्जामिनेशन मिस नहीं कर सकते। सीएनएस एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि अब आप पूरा शुरू हो जाए उसको चला के उसका ये वो, जो आपका रेलिवेंट होता है ना, उसमें आपने मेजर पार्ट्स करने होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि अब आप सेरिबेलर साइंस भी शुरू हो जाए, हर चीज शुरू हो जाए। सीएनएस एग्जामिनेशन का मतलब है यू हैव टू गो फॉर टोन पावर रिफ्लेक्सिस, दैट्स ऑल, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं करना होता आपने, ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू। ठीक है। चलें जी, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग भी थक गए होंगे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जॉन के बारे में। जी, अब जो है वो किसको इन्वॉल्व करें हम? हम्म सिद्रा, डॉक्टर सिद्रा बेटा, कैन यू हेयर यस मी? मैम। यस। जी बेटा, ओके। क्या हाल है बेटा आपके, ठीक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब जो है आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो गई हैं जी, और आपका जो फर्स्ट शॉर्ट केस है वो एक 5 मंथ्स ओल्ड बेबी उन्होंने रखा हुआ है। और एग्जामिनर जो है वो आपको कमांड देते हैं कि डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रेलिवेंट। आप पेशेंट को जैसे ही देखती हैं अपना जनरल फिजिकल करने से पहले ही, तो आपको पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो तो डीपली जॉन्डिस्ड है। जी। जॉन्डिस्ड, डीपली जॉन्डिस्ड है, ठीक है, जॉन्डिस्ड है पेशेंट, ठीक है। सो आपने जनरल फिजिकल के साथ कौन सा रेलिवेंट एग्जामिनेशन करना चाहती हैं इस पेशेंट का? मैम सबसे पहले तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। गुड, सही है। ठीक है। लाइक अगर आप डीपली जॉन्डिस कहते हो उसके हम्म लिहाज से सबसे पहले मेरे जहन में तो कोलिस्टेरोल कोलिस्टेसिस के कॉजेज आ रहे हैं कि जैसे बिलियरी हम्म, एट्रेसिया। ठीक तो है। वैसे तो या तो सर्जिकल कोई स्कार मिल सकता है कि अगर उसका कोई रिमूव का मतलब वो बिलियरी एट्रेसिया के लिए ट्रीटमेंट हो गई, जो कि ऑब्वियसली तो इनिशियली हो जाती है। या हम्म, फिर या फिर उसके बेटा अलावा अगर ट्रीट हो गया होता है तब तो इतना स्वेट जॉन्डिस ना हाँ होता ना, जॉन्डिस नहीं आएगा। जी जी। ठीक है। कॉली डोकल सिस्ट मिल सकती है या तो एब्डोमेन में। हम्म, और जो है कोई सिंड्रोम हो सकता है या तो अम, सिंड्रोम अ, कौन सा? जैसे कि जेल्वेगर सिंड्रोम या ऐसे एल्जाइल सिंड्रोम, ये कोलिस्टेसिस के बेसिकली मेरे जहन में कॉजेज आ रहे हैं, वो अच्छा उनमें से कोई हो अच्छा अच्छा। सकता है। अच्छा, सिद्रा ने कितने केसेस जेलवेगर सिंड्रोम के देखे? मैम देखे नहीं है मेरे जहन में, देखे आपने नहीं? कॉलिस्टेसिस का हाँ, केस बोला तो मैं वो बता रही हूँ। बता वैसे रही तो हूँ। कोई इन्फेक्शियस कॉज होता है या सेप्सिस हो सकता है नहीं या नहीं, फिर एक मिनट सिद्रा बेटा, इस तरह आप नहीं करेंगे कि सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस वाला बच्चा आपको, वो बच्चा आपके सामने पड़ा होगा ना, जी आपके जी जी। सामने होगा ना, तो आपने उसको देख के डिफरेंशियल बनाने हैं ना। सेप्टिक पेशेंट तो इस तरह का नहीं होगा कि जो उन्होंने वहां रखा हुआ होगा,
सही। सेप्सिस सेप्सिस के तो साइंस होते हैं ना, वाइटल्स उसके स्टेबल नहीं होंगे पेशेंट के, वो आपको पता चल, वो इस तरह का तो रखता ही नहीं खैर कि वाइटल स्टेबल ना हो, कोई उसको कोई और प्रॉब्लम चल रही हो साथ इस तरह की जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, तो सेप्सिस तो बिल्कुल ही नहीं रखना आपने, ठीक है। तो पहला आप रखेंगे नियोनेटल कोलेस्टेसिस, जिसमें आपने बोल दिया बिलियरी एट्रेजिया, दैट्स वेरी फाइन। उसके बाद हाँ, और क्या हो सकता है? टॉर्च हो सकता है। टॉर्च इन्फेक्शन भी होते हैं। टॉर्च हो सकता है। अच्छा, टॉर्च के लिए आप क्या क्या देखेंगे जनरल फिजिकल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, क्या देखना चाहते हैं? एफओसी करेंगे। हम्म। मतलब माइक्रो है या मैक्रो है, ओके। हाइड्रोसेफेलस तो नहीं है। ओके। और जो है आई साइंस देखेंगे, कैटरैक्ट्स वगैरह तो नहीं है आई आई में, मतलब हम्म। देखेंगे। और जो है नॉर्मल। कार्डियक, हाँ का पीडीए मिल कागज। सकता है पहला के हम्म। लिए। और हम्म। जो है पेटिकीज वगैरह, ब्लू मेरी मतलब रैशेस वगैरह जो होते हैं उनमें किसी हम्म। हम्म। और जो है लिवर स्प्लीन। इम्पोर्टेंट बात देखो, कोई बता रहा है बीच में आपको, लुकमा दे रहा है। जी जी, लिवर हेयरिंग स्प्लीन इन्फेक्शन। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली वगैरह तो नहीं यस। है। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इनको आपने छोड़ना नहीं है। अपने जनरल फिजिकल प्लस आपका जो जीआईटी एग्जामिनेशन है, कार्डियोवास्कुलर को जरूर देखना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी का आपको इसकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। हेयरिंग भी, इम्पेयर्ड हेयरिंग भी होती है रुबेला में, उसके लिए देख सकते हैं बस, ठीक। हाँ, फिर वो ये है कि डेवलपमेंट असेसमेंट आ जाती है ना, वो तो फिर आप उसकी डेवलपमेंट पूरी करोगे अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। इस तरह नहीं होगा कि आपने एक दो चीजें देखी बस अब छोड़ दिया आपने। अच्छा जी, ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? हाइपोथायराइड का केस हो सकता है प्रोलॉन्ग जॉन्डिस के साथ, ये हो सकता है। प्रोलॉन्ग हो उसमें सकता है। क्या क्या, हाँ उसमें क्या क्या देखेंगे आप? उसमें कोर्स फीचर्स होते हैं, और जो है अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, टंग जो गुड। है प्रोट्रूडिंग होती है। ठीक और है। जो है फॉन्टनेला कैसा होता है? कॉन्टिनेंटल ओपन हो सकता है। वाइड ओपन। स्किन कैसी होती है? और स्किन कोर्स, मतलब ड्राई ड्राई कोर्स स्किन स्किन होती हो है। सकती है। पेशीज कैसे होते हैं? कोर्स ठीक है, बता दिया आपने। ठीक है। और जो है पेशेंट की हाइट कैसी रिफ्लेक्टिव। लगती है, कैसे लुक कैसी? शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा, हाँ, ठीक है, मतलब। शॉर्ट स्टबी सब पेशेंट आपको, बेबी आपको लगता है शॉर्ट स्टबी सा होता है, बिल्कुल ठीक है। जी। तो ये 3 मेजर डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने सबसे ऊपर रखने हैं। नियोनेटल कोलिस्टेसिस लाइक बिलियरी एट्रीजिया, नंबर 2 टॉर्च हो सकता है, और नंबर 3 हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इन तीनों को जब आप लिखते हैं अपनी कॉपी पे या जहाँ भी रजिस्टर पे आप इनको मार्क कर रहे हैं, उनके आगे ही उनके जो हैं आप लिख लें कि आपने ये चीजें मिस नहीं करनी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसमें फिर आपका जनरल फिजिकल की ही यूजुअली कमांड दी जाती है, और फिर रेलिवेंट आपसे कहा जाता है कि करें आप, तो वो सारा आपको मैम, करना एक तरफ इस क्या हमें कोई लेकर जानी होती है, तो लिख सकते हैं क्या हम? है वहां पर। आपने, जी जी, जब शॉर्ट केस कर रहे होते हैं तो हाँ जी, आपने अभी पेपर कुछ देते में। हैं आपको, आपको पेपर और अच्छा, पेन, हाँ जी देते हैं, वो वहां पे रखा उसमें होता है साइड पे। आप अपने सही सही। फाइंडिंग्स, जैसे आपको लगा ना कि सेंटाइल मुझे भूल जाएगा या मुझे रेस्पिरेटरी रेट हाँ, भूल जाएगा, लिवर आप का उसके, साइज भूल जाते हैं या बाद में बताने में, तो वो वी जी कैन जी राइट जी इट। जी जी, ओके यू ओके। कैन राइट, आप वहां पे लिख सकते हैं, आपके पास रखा होता है टेबल, साइड टेबल पे ही रखा होता है उन्होंने, ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा जी, अगर आप कार्डियक एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें कौन सा मरमर यूजुअली मिलता है आपको टॉर्च में? पेंस, टॉर्च में पेंस, यस। जो है पीडीए का जो पीडीए। होता है। कौन सा होता है? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। पेशेंट जी मैम। कंटिन्यूस मरमर मशीन कहाँ की मिलता है? कौन सी साइट है? लेफ्ट सेकंड सेकंड इंटरकॉस्टल इंटरकोस्टल। स्पेस ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ओके। ओके, डन हो गया। नाउ हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट सिद्रा? First of all, I will go for initial CBC with peripheral smear and ultrasound abdomen for, अगर मैंने जो है biliary atresia रखा है उसके लिहाज से I will go for ultrasound abdomen, and then I will go for HIDA scan and support. I also need to do the LFTs first along with CBC and यस। ALP, GGT, and synthetic function of the liver देखने के लिए PT, albumin, and then I will say कि HIDA, and then I can also mention liver biopsy. वो करवा सकते हैं biliary atresia के लिए। एंड फॉर और हाइपोथायराइड? फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट, एंड फॉर टॉर्च? हाँ, टॉर्च टाइटर्स करवाते हैं उसके लिए हम। और जो ठीक है, है तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि आपने 3 डिफरेंशियल बताए हैं, तो आपने कहना है मैम और सर आई विल गो फॉर एलएफटीज, एएलटी, एएसटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, आई विल गो फॉर हेपेटिक सिंथेटिक फंक्शंस, टॉर्च एंटीबॉडी टाइटर, हिडा स्कैन, लिवर बायोप्सी, एंड
यूरिन फॉर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और यूरिन फॉर रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस इफ नीडेड, अगर आप लैक्टोसीमिया बोलते हो आखिर में तो, ठीक है। CBC भी हो अच्छा सकता है ना मैडम, क्योंकि उसमें टॉर्च में फिर पेनसाइटोपिनियाज वगैरह मिल जाते जी हैं। जी जी बिल्कुल आपने बोलना है, सीबीसी तो शुरू में लाजमी बोलनी है आपने, क्योंकि उसमें पैनसाइटोपिनिया मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपने इसमें रैश भी देखना है, पेटिकियाई भी देखने हैं, और बिलियरी एट्रीजिया के आपने बता दिए हैं क्या क्या देखेंगे, और हाइपोथायराइड के भी सारे फीचर्स बता दिए हैं आपने, ठीक है। नाउ हाउ विल यू ट्रीट योर केस, अ ट्रीटमेंट ऑफ लाइक योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। Gee, after confirming my diagnosis through my investigation, I will first of all um, give the supportive treatment to the child, and matlab agar manage the case if the child is in infection, have some fever, I will treat with antipyretic if needed. Otherwise, I will go for Kasai procedure, specific treatment for biliary atresia, You and will go for Kasai procedure, you are a surgeon. no, I will I will arrange. refer, okay, हाँ yes। पहले तो आप उनका बता देना जो आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, पहले तो वो बताएं आप, फिर सर्जिकल बताइएगा। क्या बताएंगे मैडम मेडिकल ट्रीटमेंट में, अगर आपको ये है? हाँ, फॉर जैसे है आपने बताना पड़ेगा आपको, फॉर इन्फेक्शन हाँ, पैरासाइटोपिनिया, देन आई विल गो फॉर दिस पैक्स ट्रांसफर प्लेटलेट जो भी है उसके लिए जाऊंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद जो है टॉर्च के लिए जो है रेलिवेंट जो भी आपकी है ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल, बस उसके लिए जो भी आपकी हैं सिर्फ उसके लिए मैम जाएंगे। अगर बिलियरी एट्रीजिया का होगा फिर तो इस एज में 5 मंथ पे तो हम लिवर ट्रांसप्लांट ही, अगर ये इफ यस फॉर एग्जांपल यस, इट्स नॉट कसाई प्रोसीजर हेल्पफुल एट दिस एज। सर्जिकल प्रोसीजर नहीं हुआ तो उसके बाद तो जॉन्डिस हो सकता है ना, इतना प्रोलॉन्ग्ड या नहीं? जी 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 जी, और हाँ आपने तो जो इसमें बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें आपका सही प्रोसीजर तो 5 मंथ्स पे तो बड़ा ही रेयर है ना, कि आप कैसे करोगे हेपेटोपोटो एंट्रोस्टमी, तो कि आपकी तो फिर आप एक, जी जी 8 वीक से पहले हो जानी चाहिए थी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। अच्छा दूसरा ये कि आपने जो बेटा इसमें इंपॉर्टेंट बात थी ना स्पोर्टिव में, वो आपको बतानी पड़ेगी कि अगर आपका पेशेंट न्यूनेटल कोलिस्टेसिस का है तो आपको क्या इसको क्या नहीं क्या देना चाहिए आपको, जो आप मिस कर रही हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, यस ठीक है, ये एंड इंपॉर्टेंट है, ये पीपीआई। एग्जामिनर सुनना चाहता है। उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कसाई प्रोसीजर करा रही हैं, आप लिवर ट्रांसप्लांट करा रही हैं, तो बात की बातें। अभी तो आपको जो चाहिए वो ये है कि स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में आप क्या दे रही हैं इसको, ठीक है। आपको इसको फैट सॉल्युबल विटामिन्स देने पड़ेंगे, और उनकी डोजेस आपको याद होनी चाहिए। आपको इसको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स देने हैं। आपको उसकी इचिंग, ऑल्सो यस इचिंग है तो उसको ट्रीट करना है, अगर एसाइटिस डेवलप कर चुका है तो उसको ट्रीट करना है। जो भी उस वक्त आपके पेशेंट के सिम्टोमेटिक है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, और वो बतानी होगी आपने। ओके। के बाद बाकी चीजें आती हैं कि आप जो है जी आई विल रेफर फला फला, और जो भी आप कहना चाहती हैं वो कहेंगी, ठीक है। जी चलो समझ आ गई है। जी जी जी, मैम। थैंक ओके जी। अब जो है वो एक और बंदा आ जाए हमारे पास, किसको लें हम, किसको लें किसको लें किसको, फौजिया, बेटा फौजिया। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है बेटा, ठीक है आप? जी मैडम। गुड। ओके बेटा, आप मुझे साइंस ऑफ सीएलडी बता देंगे, क्रॉनिक लिवर डिजीजेस के साइन बताना चाहेंगे, क्या क्या होते हैं? मैडम पेशेंट जॉन्डिस होता है, उसके वो तो एब्डोमिनल एक्यूट में भी होता एसाइटिस है, हो, वो तो एक्यूट में भी होता है। और क्रॉनिक में मैडम स्पेशल पाल्मर एलेथीमा, पाल्मर एरिथीमा है, स्पाइडर निवाई है, और फिलबिंग गुड। डुक्ट्राइन कॉन्ट्रैक्ट डुक्ट्राइन कॉन्ट्रैक्चर्स। अच्छा, और दिस इज वेरी और एग्जामिनर बेटा, ठीक है, वो आपसे जब आप कर लेते हैं ना तो वो आपसे कहता है टेल द साइंस ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज 1 2 3 4, 1 to 10, आप बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। आपने क्लबिंग बताई, पामरेथीमा, स्पाइडर नेवाई, एसाइटीज, व्हाट एल्स? और अच्छा, तीन होगी। हेपेटोमेगा, वो तो मैडम सिरोसिस में श्रिंक हो हाँ जाते हैं लिवर। गुड, ठीक है, अगर लिवर नहीं होगा तो क्या होगा फिर, कोई और ऑर्गन पल्पेबल हो जाएगा? हम्म, और स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, ठीक है बेटा, स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, यस, ठीक है। और कैपिट मेडुसी हो सकती जी कैपिट मेडुसी हो सकते हैं। है, ओके। विटामिन ए डी और ई के डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन सारे हो सकते हैं लॉस। यस मैडम, विटामिन बिल्कुल बाइटेड स्पॉट्स, हम्म, और सही है, सारे विटामिन जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो सारे लॉस हो सकते हैं। गायनोकोमेस्टिया हो सकता टीके,
यस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से ब्रूजेस बन जाते हैं। ठीक है, ज़ेंथोमास बन सकते हैं। ज़ेंथोमास यस क्या होते हैं मैडम। बेटा? ज़ेंथोमास क्या? लिपिड डिपोजिशन इन गुड। फैट्स मैम, ये ठीक है, क्रॉनिक मसल्स कोलिस्टेसिस। टेंडन्स में। गुड हो गया, गुड हो गया। क्रॉनिक कोलिस्टेसिस की वजह से कोलेस्ट्रॉल रिटेंशन हो रही होती है, लाइपोप्रोटीन्स बढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा हो रहे होते हैं। वेरी गुड, ठीक है जी। साइंस ऑफ सीएलडी आपने ठीक बताए हैं, लेकिन अब ये जैसे आपने रुक रुक के बताया ना, तो आप ये देखो कि इसमें 1 मिनट लग गया, 1 मिनट लग गया, तो बाकी वाइवा किधर गया आपका? तो इसको आप ना एक पेज पे लिख के और ऐसे आपके फिंगर टिप्स पे हो, फिर एकदम वो आपसे रुक के पूछ लेंगे कि व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पामरथीमा एंड स्पाइडरनेवाई। ये भी बार बार पूछ रहे होते हैं, क्या होता है पामरथीमा स्पाइडरनेवाई की, क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, क्या हुआ होता है? हेपेटिक, हाँ, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ईस्ट्रोजन इज एबनॉर्मल। ईस्ट्रोजन असल में मसला यही है, ठीक है। जी ईस्ट्रोजन इंड्यूस आर्टीरियोरल वेजोडाइलेटेशन हो रही थी, ठीक है। ईस्ट्रोजन ठीक है। की एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्योंकि हेपेटिक सिंथेटिक अच्छी हमारी नहीं है, हेपेटिक फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, तो जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन इंड्यूस आर्टीरियोरल वेजोडाइलेटेशन हो रही होती है, ठीक है। चलें, अब मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि एक पेशेंट आपके पास आया है, इसमें से कौन सा सिनेरियो आपसे सुने? हाँ जी, चलिए ये वाला आप बता दें कि एक पेशेंट जो है वो आपके पास आया है, जॉन्डस एंड हेपेटोमेगैली। यस। क्या डिफरेंशियल बोलेंगे आप उसके? लिवर इज ओनली 2 सेंटीमीटर पैल्पेबल, देयर आर नो साइंस ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज, ठीक है। जॉन्डस है, acute liver hepatitis A, गुड, viral hepatitis, गुड, और गुड, drug induced liver disease, गुड, और and third one is हम्म, जी कोई और बच्चा? autoimmune Enteric hepatitis। fever. एंटेरिक हेपेटाइटिस, गुड। So it Enteric. can be a case of acute viral hepatitis, enteric hepatitis, liver abscess, विल्सन डिजीज एंड ड्रग इंड्यूस, ठीक है। आपका विल्सन भी एक्यूटली प्रेजेंट करता है, पता है आप लोगों को? देखा है अक्सर, वार्ड में पेशेंट आया है आपके पास, आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, आप उसको हेपेटाइटिस ए ही बनाए जा रहे हैं, अभी आपने टेस्ट नहीं कराया, जरा प्रोलॉन्ग हो जाता है तो आप कहते हैं नहीं भाई भेजें इसका कॉपर लेवल भेजें, सेरेब्रोप्लाज्म भेजें, सेरेब्रोप्लाज्म भेजें, तो पता चलता है विल्सन में है जी, या फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है तो आप जरूर भिजवा देते हैं। तो विल्सन कैन प्रेजेंट एक्यूटली, ठीक है। तो आपने पहला तो रखना है एक्यूट हेपेटाइटिस, एंटेरिक हेपेटाइटिस, हेपेटिक एब्सेस, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस एंड एट द एंड विल्सन डिजीज, ठीक है। तो अगर जो है आपका पेशेंट अच्छा ठीक है, ओके, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट बेटा? जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन बता दें ताकि बस हम इसको वाइंड अप करें। मैम हेपेटाइटिस ए ई सीरोलॉजी, हम्म, एंटी जो उसके एंटीबॉडीज होती हैं, और हम्म, उसके साथ LFTs, हम्म, CBC, PT APTT, हम्म, और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, ओके, एंड और लिवर और एब्सेस? विल्सन का वर्कअप। लिवर एब्सेस के लिए मैम उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, CT एब्डोमेन। ओके, ठीक है। कोई कल्चर वल्चर नहीं कराना चाहते आप? एंटेरिक हेपेटाइटिस आ रहा है, लिवर एब्सेस आ रहा है, कोई कल्चर नहीं कराना चाहते? ब्लड कल्चर। यस, ब्लड यस। कल्चर, यस यू कैन गो फॉर ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। एंड सम टाइम अगर लिवर एब्सेस जो है वो आपके पेशेंट में जो है मेडिकल थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो फिर आप उसको एस्पिरेट करके उसकी भी आपको भेजना पड़ता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। ओके, ट्रीटमेंट आपको आती होगी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की, क्या देते हैं? बस एक वर्ड में बता दें। सपोर्टिव ठीक ट्रीटमेंट है, बोलिए, IV गुड, फ्लूइड। गुड। और लिवर और एंटेरिक के लिए आप सॉरी एब्सेस और एंटेरिक के लिए यू हैव टू गो फॉर एंटीबायोटिक्स, ओके, ठीक है जी। चलो जी, नादिया आप मुझे बता दें कि जॉन्डिस विद क्रॉनिक लिवर डिजीज के साइन के साथ है, तो अब आप जो है क्या अपने रखेंगे? तो बहुत ही आसान है, क्या रखते हैं आप इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस? जॉन्डिस विद साइंस ऑफ सीएलडी आपने देख लिया जी, पामरथीमा भी है, एसाइटिस भी है, स्प्लीन भी पैल्पेबल है, अब क्या सोचती हैं आप, क्या क्या हो सकता है? ये तो हीरा ने पढ़ा। हेपेटाइटिस बी सी शाबाश, एंड एंड HIV विल्सन और विल्सन, autoimmune autoimmune, and at the end hepatocellular कार्सिनोमा। carcinoma. yes, ठीक है। विल्सन, BC and autoimmune and at the end hepatocellular carcinoma,
ओके। और इसकी इन्वेस्टिगेशन तो मुझे लगता है अभी हिरा ने मेरा ख्याल है पिछली दफा यही लेक्चर लिया आप लोगों का, विल्सन और इसका। यस मैम। ओके चलो, ये तो फिर आप लोगों का हो गया होगा। तो ये आपको जो है कोशिश तो मैंने की है कि मैं कवर कर लूं, और दो ये बड़ा लंबा है। लेकिन ये कि इसको जो है मैं बार बार आप लोगों को कहूंगी कि जितने आज हमने डिफरेंशियल्स पढ़े हैं ना, आप लोग किसी एक रजिस्टर बना लो, ऊपर लिखो अपने जो है प्रेजेंटिंग फीचर्स जो है जो मैंने बताए हैं, उसके नीचे फिर आप अपने 3 डिफरेंशियल, उसके नीचे इन्वेस्टिगेशन, उसके नीचे एक एक सिर्फ लाइन ट्रीटमेंट की। उसके बाद उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये जो आप थोड़ा थोड़ा इस तरह कह रहे हो ना, एलएफटीज कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, तो ये कराएंगे, हम करेंगे, ये चीजें जो है आपका टाइम वेस्ट करेंगी। ठीक है, आपके जो है वो ऐसे बिल्कुल आप उस वक्त इतने वोकल हुए हुए हो कि आप इसमें आई विल गो फॉर सीबीसी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, renal parameters, LFTs, abdominal ultrasound, CT scan, brain. How will you treat your patient? I will first confirm my diagnosis, then I will go for I will treat my patient accordingly. If it's a case of enteric hepatitis or it's a case of enteric fever, I will first give the supportive treatment in the form of IV fluids, antipyretic. If the patient is in pain, I will also go for painkillers. I will go for the antibiotics. ठीक है, इस तरह से आपके बस बिल्कुल ऐसे आपके अगले बंदे को ये कहना ना पड़े आपको, या आप उसे ये ना कहो सर मैं ये करूंगी, नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी, इस तरह करूंगी। ठीक है, ठीक है। ओके जी, एनी क्वेश्चंस? मैम एक जी बेटा। मैम जैसे अगर कोई आपको फर्स्ट वो कमांड देते हैं कि जीपीई एंड रेलिवेंट, और हम्म उसमें कोई चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है जैसे कि कोरिया है फॉर एग्जांपल, हम्म तो उसमें बाद में अगर कुछ लोग से वो क्वेश्चन पूछते भी हैं कि अगर इतना प्रोमिनेंट कोरिया नजर आ रहा था तो आपने सारा पहले कमांड वाला मतलब जीपीई आपने पहले किया और बाद में वो किया, इस तरह आपने क्यों किया? हम्म क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमने कमांड फॉलो की तो फिर मतलब उन्होंने एंड पे ये पूछा, कुछ लोग ये कहते हैं कि कमांड हमने फॉलो नहीं की तो उस पे भी हमारे मार्क्स कट गए हैं इस तरह। अच्छा बेटा, तो पहली आप बात क्या ये है कि कभी भी कैंडिडेट की बात पे गौर नहीं करना आपने। ठीक है, कैंडिडेट जब भी बाहर निकलेगा तो हमेशा ये कहेगा कि एग्जामिनर मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। हम भी ऐसी थे, ये बात नहीं है, मैं भी अपने जमाने में ऐसी थी। जब निकलते थे हम कहते थे अभी बड़ी ज्यादती की है, मैं तो सारा सही करके आई हूँ, मैं तो। थोड़ा सा आप ये याद रखिए, क्योंकि अब हम जाने लगे हैं तो हमें आइडिया है कि ऐसा नहीं करते हम। आपको जो कमांड दी है, यू हैव टू फुलफिल दैट कमांड इनिशियली। अगर आपको कहा गया है डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रेलिवेंट, आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे कोरिया को पिक कर भी लिया है, आप जीपी पूरा करेंगे। उसके बाद आप एसएलई को देखें, आप रिमैटिक को देखें, जो भी आप फर्दर डिफरेंशियल बना रहे हैं, फौरन ही डिफरेंशियल आपके जहन में आ जाते हैं ना कि ये 3 डिफरेंशियल है। अब मुझे फटाफट इसके ऊपर देखना है, मैंने ज्वाइंट देखना है, मैंने कार्डियक देखना है, मैंने एसएलई देखना है, जो भी है विल्सन देखना है, तो फिर उसकी आप रेलिवेंस में देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कहा गया आपको। अब ये नहीं कि आप पैल्पेशन पे पहुंचे आपको लिवर स्प्लीन मिल गई, अब आपने अब आपने स्किप कर दिया, ना आपने परकशन की, ना आपने ऑस्कल्टेशन की, आप ठक करके जीपी पे जंप कर गए। उसने कहना है आपने तो ऑस्कल्टेशन की ही नहीं है, आपने तो जेनिटलिया देखे ही नहीं है, आपने हर्नियल ओरिफिस देखे हैं इसके, तो आप वहां फंस गए कि जी जो फर्स्ट कमांड है उसको आप पूरा करें। मसला ये होता है जब एग्जामिनर इरिटेट होता है कि जो कमांड दी होती है वो आप पूरी नहीं कर पाते, आप दौड़ लगाते हैं, जिसकी वजह से जो असल चीज होती है वो रह जाती है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपने अपना जो टाइमर होता है जो भी आपके पास है, आप वार्ड में खड़े हों, आप 5 मिनट्स की बजाय 4 मिनट्स का लगाएं। 4 मिनट्स के अंदर आप अपने रिहर्सल करें कि मैंने ये करना है, और कर लेते हैं। जब आप बार बार करते हैं ना तो आप इतना रैपिड हो जाते हैं, आपको सब पता चल जाता है कि ये किस चीज का केस है। लेकिन हमेशा एक ही बात, स्टे सिंपल, स्टे सिंपल। कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मुंह से नहीं बोलना, कोई ऐसी चीज नहीं बोलनी जिसके बारे में आपके वार्ड में कभी कुछ ना हुआ हो या आपने बुक से नहीं पढ़ा, छोड़ दें, स्किप करें। आप सिर्फ कॉमन कॉमन, एग्जामिनर बहुत खुश होते हैं कॉमन कॉमन बातों से, हमें पता है ना सब, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कॉमन बातें बताई जा रही हैं जो आपके वार्ड में हो रही हैं, कॉमन इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं, और कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कर रहे आप। ठीक है, इसका तरीका एक ये भी होता है, थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी कि आपको अगर मिल गया ना जो आप फाइंडिंग कह रहे हो, आपने कोरियर सपोज देख लिया, आपको उसके इंस्पेक्शन पे आपने पिक कर लिया फाइंडिंग, आपने कमांड पूरी फॉलो करनी है, लेकिन वही बात है कि जो उसके एसोसिएटेड चीजें आपने जीपी में निकालते हुए जाने का, आपने ऐसे लिए सोच लिए
तो आपने देखते हुए जाना है, कोई रैश तो नहीं आ रहा, पैलेट तो बच्चे का नहीं आ रहा, जो मिला रैश है, ये सब चीज़ आपने देखते हुए जानी है। ठीक है, आपने स्क्रीन वही फॉलो करनी है जो जीपी की है, लेकिन उसमें आपने जो आपके कोरिया के डिफरेंशियल्स बनेंगे वो आपने उसको, अगर वैटिक है तो आपने चला के उसे गेट लाजमी देखनी है, विच इज द पार्ट ऑफ जीपी ऑब्वियसली। तो आपने जो आपके डिफरेंशियल साथ साथ बन रहे हैं कोरिया के, वो आपने अपने जीपी में देखते हुए जा रहे हैं। इसका तरीका ये होता है। वो फिर आपने जब चीजें मिस की होती है ना, आपको होता है कि फटाफट मैं कोरिया के सारे मैनूवर्स करा लूँ, वो तो आप करवा ही लेंगे, लेकिन जीपी में से डिफरेंशियल्स आपने सारे के कोरिया के कॉज क्या, आपने तो बेसिक ये बताना है कोरिया के कॉज क्या है, तो वो फिर आपने अपनी जीपी में साथ साथ चीजें फाइंडिंग्स देखते हुए जानी है। तो आपको इस तरह कमांड तो आपने पूरी करनी ही करनी है, उसके साथ फिर आपने कोरिया के कॉजेस को देखना है। तो बहरहाल इस तरह बेटा से फिर जो आपने कुछ भी देख रहे होते हैं वो आपने बिल्कुल क्लियरली ऐसे शो कराना होता है एग्जामिनर को ऐसे कि मैं ये है। चीज देख रही हूँ या देख और रहा हूँ। एग्जाम इज ऑल एक्टिंग, आपने पूरी हाँ, एक्टिंग करनी है कि भाई काम मैंने पूरा किया, जीपी पूरा मैंने किया। पूरी की है, मैंने कोरिया को पूरा देखा है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं देख लूं कि जॉइंट से कोई डिफॉर्मिटी है, जॉइंट में कोई पेन तो नहीं है, मैंने कोशिश पूरी की है। ठीक है, निकला नहीं वो अलग बात है। ठीक है, तो आपने अपनी एक्टिंग पूरी रखनी है, और एक्टिंग में जीपी पूरी करनी है आपने। उसके बाद फिर ये बात है कि ऑब्वियसली जो चीज़ आपको लगता है रेलिवेंट है, आप उसको आगे स्किप कर सकते हैं, या ठीक है आपको लगता है वो आपके डिफरेंशियल्स में हेल्प नहीं कर रही, तो थोड़ा सा आप उसे जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ सब हो जाता है, और बेटा सारे पेशेंट के करते हैं। साथ इंटरेक्टिव रहना बहुत जरूरी है। पेशेंट को आपने हम्म। साथ साथ कहते रहना, बेटा कुछ नहीं होता आपको, देखें ये देखें, अपने साथ कोई टॉयज होने चाहिए, आपके पास इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और ये जरूर याद रखना है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको मदर की लैप में, अगर वो बच्चा कंफर्टेबल है, रुलाना नहीं है। पहले वही मदर की लैप में आप जितना कर सकते हैं बगैर हाथ लगाए उनको, जो एग्जामिनेशन जो ऑब्जर्वेशन हो सकती है वो उसी तरह करें आप। ठीक है, एग्जामिनर बिल्कुल इस चीज के नंबर नहीं काटते कि आपने बच्चे को जो है वो पहले कुछ और करना था और बाद में कुछ और कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आप अगर ऑब्जर्वेशन पे जितनी चीजें पिक हो सकती हैं वो करें। थर्मामीटर माँ के हाथ में दें, वो लगाए, ये नहीं कि खुद खड़े हो गए। माँ से कहें कि जिसको दीवार के साथ खड़ा करें, मैंने इसकी हाइट लेनी है, बजाय इसके खुद उसकी गोद से छीना और उसको जी शुरू हो गया आप करने के लिए। बच्चा अगर रो गया और उसने शोर मचाना शुरू कर गया तो समझ जाए आपका एग्जाम ऑलमोस्ट फेल है। वो फिर शॉर्ट केस तो आपका गया, फेल हो गया। कल इंशाल्लाह हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग ना जो जर्नल अप्रोचेस लॉन्ग शॉर्ट केसेस के हम वो डिस्कस करेंगे, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आपने एग्जाम में लेकर क्या जाना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी है, उसमें हमने कोई कोई डिस्कस नहीं करना, उसमें इंशाल्लाह हम जो टाइम है छोटा सा सेशन रखेंगे, और हमने जर्नल अप्रोच टुवर्ड्स लॉन्ग केस एंड शॉर्ट केस वो हमें डिस्कस करनी है कि आपको इंटरेक्शन पेशेंट के साथ कैसा हो, आप कैसे हो, आपने एग्जाम लगे से कैसे करने हो, जर्नल अप्रोच कैसे करने हैं अपने एग्जाम को। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर करेंगे। अब बाकी एनी क्वेश्चन डॉक्टर सबा से तो जल्दी से फिर आप बता दें। हाँ बेटा, कोई बात है तो मुझसे पूछ लीजिए। जी, एक क्वेश्चन है कि जो हम जी जी। केस एग्जामिन करने के बाद प्रेजेंट करते हैं, उस हम्म। प्रेजेंटेशन में हमने क्या पॉजिटिव फाइंडिंग्स को पहले बताना है और जो हमें नहीं मिली वो लास्ट में, आई मीन प्रेजेंटेशन के कितने 2-3 सेंटेंसेस में बोलना है, ये कितना होना चाहिए? नहीं बेटा, उसमें यही होता है कि जो इम्पोर्टेंट नेगेटिव है ना उसको आपने नहीं छोड़ना होता। ठीक है, जैसे आपका आज हमने पैलर का केस डिस्कस किया, आपने हेपेटोस्प्लेनोमेगाली कर ली एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि लिम्फेडिनोपैथी, पेटिकिया ब्रूजिस, तो ये नहीं करना आपने कि उनको ड्रॉप ही कर गए आप, कि ये बताया ही नहीं आपने, कि नो नो थे तो इसलिए आपने बताया नहीं। नहीं, जो इम्पोर्टेंट नेगेटिव हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, और जनरल फिजिकल की जो है लाइंस आपकी जरूरी नहीं 3 लाइंस है, नॉट एट ऑल, आप उसको 7 लाइंस में ले जाए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 8 लाइंस पे ले जाएं, लेकिन आप उसको कितना जल्दी और हरी बोल देते हो। एक चीज है ना कि मैं ऐसे बोलूं, सर माय पेशेंट द माय पेशेंट हैज, तो ये जो आ और ये जो चीजें, इसमें आपका टाइम वेस्ट हुआ है। एक चीज है कि आपने जो है पेशेंट देखा है तो आप कहें आई हैव एग्जामिन अ पेशेंट who is ill looking or who is well looking, lying comfortably in the bed, he has IV pass in the right hand. On general physical examination, there is no pallor cyanosis clubbing positive, हेड सर्कमफ्रेंसेस इतने, थायराइड इज नॉट पेल्पेबल, फला 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 फला। यानी अब आप इसमें कोई वो बात नहीं कर रहे कि जी आप बीच में आ आपकी हो रही है, आपने पूरा जनरल फिजिकल एक दफा बता दिया। देन आपने साथ ही बताया इन माय रेलेवेंट एग्जामिनेशन, abdomen is soft and non-tender, liver is palpable 3 centimeter, upper border of liver is in the fifth intercostal space, total liver span is 3 centimeter, liver is normal in echo texture and there is it has regular border, spleen is palpable 2 centimeter below the left costal margin, there is no ascites, there is no other visceromegaly। बस बात खत्म हो गई। अब आप बताएंगे व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो अब आप ये देखो, इसको काउंट करो, 30 सेकंड्स भी नहीं लगते, 30 सेकंड्स में आप 8-9 लाइनें बोल जाते हैं। ठीक है जी। चलें, चलें जी, थैंक थैंक यू यू सो सो। मच। बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरी कोई बात समझ ना आई हो आप लोगों को, या अगर मेरा स्टाइल नहीं पसंद आया तो भी मुझे बता देना। मैं सबसे कहती हूँ जिनको भी मैं पढ़ाती हूँ
कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें कोई और मॉडिफिकेशन हो या कोई और स्टाइल आप चाहते हैं, आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही या ये मज़ा नहीं आ रहा इस तरह से पढ़ने में या सीखने में, पढ़ना तो खैर नहीं है, ये सीखना ही है, तो वो भी प्लीज़ मुझे आप लोग जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं इसको कैसे मॉडिफाई करूं, वो भी कर लूंगी। और जो अगर आप कहते हैं कि नहीं दैट्स ओके, आपको बात समझ आ रही है और ये जो है आपको फ्रूटफुल है या नहीं है, ये भी मुझे बताएं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। तो हिरा मेरी तरफ से फिर आप सबको भी, बच्चों को भी, आपको भी। ठीक है बेटा, अल्लाह है। हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो थैंक मच यू डॉक्टर मैम। साहबा। चलिए ठीक है, कल हम इसी टाइम पे सेशन रखेंगे एंड जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल अप्रोच टुवर्ड्स लॉन्ग केस एंड शॉर्ट केस, जो आई थिंक बहुत सारी बातें तो मैम सब ने आज बता दी हुई है, उनको थोड़ा सा हम लोग रीइंफोर्स करेंगे। ठीक है, और बाकी ये कि इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेशंस जितने भी होंगे वो हमारे पास इंशाल्लाह हमारे रजिस्ट्रेशन पर ही होंगे। ठीक है, डेमो हमने काफ़ी सारे ले लिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंटरेस्टेड में हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग अब इसको अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड होपफुली आज डॉक्टर सबा कि आप लोगों को बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया डिटेल में, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जी ओके अल्लाह मैम, अल्लाह हाफिज। हाफिज, थैंक यू।